डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 241, बेल स्पेस। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन ने धनुषाकार ढलाई का औजार अपने हाथों में पकड़ रखा था। यह उन दो ढलाई के औजारों में से एक था जिन्हें जादूगर बेल ने एक साथ काम करने के लिए रूपांतरित किया था। धनुषाकार ढलाई उपकरण से गर्म ऊर्जा निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी और घटक से सामना हो गया हो। ये ध्यान रखना जरूरी था कि धनुष गांठ के आकार का ढलाई उपकरण एक असेंबल्ड ढलाई उपकरण था, जिसका अर्थ था कि यह कई घटकों से मिलकर एक संपूर्ण उपकरण बना था। अब तक मलिन ने केवल दो घटकों को ही एकत्रित किया था, जिन्हें मिलाकर धनुष गांठ के आकार का ढलाई उपकरण बनाया गया था। जब मलिन के पास केवल पहला कास्टिंग टूल, बेल पेंडेंट, था तो उसमें मंत्रों को संग्रहित करने की क्षमता थी। जब उसने इसे किसी अन्य कास्टिंग टूल के साथ जोड़ा, तो यह धनुषाकार कास्टिंग टूल बन गया और एक संवर्धक कास्टिंग टूल बन गया। यह उसके प्रथम स्तरीय मंत्र, गार्जियन मॉन्यूमेंट, की रक्षात्मक शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता था, जिससे ये तृतीय स्तरीय रक्षात्मक मंत्र के बराबर हो गया। अब धनुषाकार ढलाई उपकरण एक बार फिर रूपांतरित हो रहा था। ये स्पष्ट था कि वीसीआरी सेन की रिंग के अंदर एक और ढलाई उपकरण था जिसे धनुषाकार ढलाई उपकरण के साथ जोड़ा जा सकता था। दोनों छल्लों को फिर से ढूंढने पर मलिन को एक अनोखा त्रिकोणीय ढलाई का औजार मिला। उसने उसे बाहर निकाला और धनुषाकार ढलाई के औजार से एक तेज रोशनी निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कास्टिंग टूल, असेंबल्ड कास्टिंग टूल का तीसरा घटक है। मलिन को यह नहीं पता था कि असेंबल्ड कास्टिंग टूल में कितने घटक जोड़े जाने बाकी हैं, लेकिन वह यह जानता था कि प्रत्येक घटक के जुड़ने से एक पूरी तरह से नया कास्टिंग टूल बनेगा। हालांकि जैसे ही कोई नया ढलाई उपकरण बनता, ढलाई उपकरण के मूल प्रभाव तुरंत गायब हो जाते। मलिन ने कुछ देर सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे तीसरे घटक को मिला देना चाहिए और धनुषाकार ढलाई उपकरण के प्रभाव खो देने चाहिए। एक बार इकट्ठा हो जाने के बाद, यह अब एक एनहांसिंग कास्टिंग टूल नहीं रह जाएगा और इसलिए मलिन के गार्जियन मॉन्यूमेंट की ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। इसका मलिन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी आक्रामक शक्ति शक्तिशाली होने के बावजूद, उसकी रक्षात्मक क्षमताएं अभी भी कम थीं, लेकिन एनहांसिंग कास्टिंग टूल के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मेरे पास पहले से ही वह वस्त्र है जो तीसरे स्तर के मंत्रों का सामना कर सकता है। गार्जियन स्मारक पर कास्टिंग टूल के बढ़ाने वाले प्रभाव अब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मलिन ने फायदे और नुकसान पर विचार किया। गार्जियन मॉन्यूमेंट का मजबूत रूप अब उतना उपयोगी नहीं था। इसके अलावा, अगर वह अपनी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ा लेता, तो वह दूसरे स्तर का मंत्र रच पाता। यदि वह रक्षात्मक पृथ्वी प्रकार के द्वितीय स्तरीय मंत्र का निर्माण करता और उसे मजबूत बनाता, तो ये किसी भी तरह से तीसरे स्तरीय मंत्र की ताकत से कमतर नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मलिन ने निर्णय लिया और धनुषाकार ढलाई उपकरण तथा तीसरे घटक को एक साथ मिलाकर एक पूरी तरह से नया ढलाई उपकरण बनाने के लिए तैयार हो गया। मलिन ने गहरी सांस ली और धनुषाकार ढलाई उपकरण तथा त्रिकोणीय ढलाई उपकरण को एक साथ रखा। तुरंत ही धनुषाकार ढलाई उपकरण से एक तेज रोशनी निकली और उसने तीसरे घटक को अपने घेरे में ले लिया। मलिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि तेज रोशनी में क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि दोनों टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं। आधे घंटे बाद, ढलाई के औजार की तेज रोशनी तेजी से चमकी और फिर गायब हो गई। मेज पर एक बेहद चमकदार अंडाकार ढलाई का औजार पड़ा था। ऊपर एक छोटा सा छेद था, मानो उसमें से कोई डोरी खींचकर उसे छाती पर पहना जा सकता हो। मलिन ने नया ढलाई का औजार उठाया, वह अभी भी गर्म था। हालांकि सतह थोड़ी उबड़-खाबड़ थी क्योंकि उस पर कुछ रहस्यमयी रून उकेरे हुए थे। इस कास्टिंग टूल को सिर्फ देखकर इसके लाभ के बारे में बताना संभव नहीं था। इस नए कास्टिंग टूल की वास्तविक क्षमताओं का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना ही सबसे अच्छा था। इसलिए मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति को स्थानांतरित कर दिया और नए कास्टिंग टूल की जांच की। बूम! मलिन की मानसिक शक्ति ने अभी अभी नए कास्टिंग टूल को घेरा था और तुरंत ही ऐसा लगा जैसे उसकी मानसिक शक्ति किसी भंवर में प्रवेश कर गई हो। उसे एक अनजान जगह पर पहुंचा दिया गया हो। अंतरिक्ष पूरी तरह से अंधकार में था, लेकिन मलिन की मानसिक शक्ति प्रभावित नहीं हुई थी और वह अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह स्थान बहुत बड़ा था और किसी वलय के भीतर के स्थान जैसा नहीं था। मलिन की मानसिक शक्ति एक विशेष अंतर को भांप सकती थी, लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि वह वास्तव में क्या था। क्या ये कास्टिंग टूल का प्रभाव है? मलिन उत्सुक था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ढलाई के औजार का यही काम होगा। अचानक उसके मन में एक याद कौंधी। ये याद बहुत अप्रत्याशित थी, मानो हवा से प्रकट हुई हो। इस याद में नए ढलाई उपकरण के बारे में जानकारी थी।
ये याद बहुत अप्रत्याशित थी, मानो हवा से प्रकट हुई हो। इस याद में नए ढलाई उपकरण के बारे में जानकारी थी। ये स्पष्ट था कि स्मृति और यह कास्टिंग टूल किसी न किसी तरह से संबंधित थे। जानकारी में बताया गया था कि कास्टिंग टूल द्वारा बनाया गया स्थान एक ऐसा स्थान था जहां केवल मानसिक शक्ति का उपयोग करके ही प्रवेश किया जा सकता था। यह एक ऐसा स्थान था जो किसी भी जादू या यहां तक कि दानव क्षमता का अनुकरण करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त इसका एक और लाभ था, यह मन की शक्ति को स्वतंत्र रूप से अंदर रहने की अनुमति देता था और अंततः व्यक्ति की मन की शक्ति को बढ़ाता था। मलिन हैरान रह गया। हालांकि यह जानकारी के कुछ अंश ही थे, पर यह वाकई अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। ये जगह सचमुच असली है। इस आदर्श जगह में मंत्र और राक्षसी क्षमताओं का अनुकरण किया जा सकता है। ऐसा स्थान बनाने के लिए किसी के पास अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। मलिन अभी भी सदमे में था, महान जादूगर भी स्थानिक शक्ति पर काबू नहीं पा सके थे। इस स्थान की सीमा तक पहुंचने के लिए महान जादूगरों द्वारा व्यवस्थित रूनिक मंडलों की आवश्यकता होगी। हालांकि इसकी स्थानिक शक्ति को थोड़े से भी इस्तेमाल के लिए नियंत्रित करना असंभव होगा। कई जादूगरों की अंगूठियों में पहले से ही एक प्रकार की स्थानिक शक्ति होती थी, लेकिन ये काफी आम थी। ज्यादातर अंगूठियां कई पीढ़ियों से चली आ रही थीं। मलिन ने कभी किसी ऐसे जादूगर संगठन के बारे में नहीं सुना था जो स्थानिक अंगूठी का रूपांतरण कर सके। शायद शिखर युग के दौरान केवल कुछ ही जादूगर थे जिन्होंने स्थानिक शक्ति में महारत हासिल की और छल्लों को रूपांतरित किया। ऐसा लगता है कि जादूगर बेल एक बहुत ही जटिल व्यक्ति था। मलिन ने शुरू में जादूगर बेल को एक ऐतिहासिक महान जादूगर माना था, लेकिन असल में वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली महान कीमियागर था। अब तीनों कास्टिंग उपकरण इकट्ठे हो गए थे और एक जगह बन गई थी। ये किसी भी महान जादूगर की क्षमताओं से कहीं ज्यादा उन्नत था। मलिन सोच भी नहीं सकता था कि जादूगर बेल कितना शक्तिशाली रहा होगा। आखिरकार मलिन जानता था कि जादूगर बेल सबसे शक्तिशाली महान जादूगर था। डार्क मैजिक क्षेत्र के निर्माता महान जादूगर फिदेल, या यहां तक कि स्टर्लिंग हाउस के निर्माता महान जादूगर स्टर्लिंग शक्तिशाली महान जादूगर रहे होंगे, लेकिन वे स्थानिक शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सके। अंतरिक्ष तत्वों पर निर्भर नहीं था, बल्कि शक्ति के एक अज्ञात नियम का पालन करता था। आइए इसका परीक्षण करें कि क्या बेल स्पेस वास्तव में कुछ भी अनुकरण कर सकता है। मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति को बेल स्पेस पर केंद्रित किया और कुछ ही क्षणों में एक आकृति बन गई जो बिल्कुल मलिन जैसी दिखती थी। एक जादू मॉडल का निर्माण करें। मलिन के माइंड पावर डुप्लीकेट ने तुरंत शून्य स्तर मंत्र फायरबॉल का निर्माण करने का प्रयास किया। हर बार मलिन के माइंड पावर डुप्लीकेट ने फायरबॉल के स्पेल मॉडल का निर्माण करने की कोशिश की थी, लेकिन डुप्लीकेट तुरंत ही ध्वस्त हो गया। मलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने एक दो बार और कोशिश की, लेकिन पहली बार की तरह माइंड पावर का वह प्रतिरूप तुरंत ही ढह जाता। हालांकि हर कोशिश के साथ मलिन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। फायरबॉल भले ही शून्य स्तरीय मंत्र हो, लेकिन इसके लिए अभी भी थोड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्थान पर मेरी मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी। ये फायरबॉल की मानसिक शक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका और इसलिए असफल रहा। यह मलिन का अनुमान था और इसलिए इस बार उसने बल बढ़ा दिया और अंतरिक्ष में मन की शक्ति की एक अविश्वसनीय धारा भेज दी। मलिन की मूल मानसिक शक्ति अब उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति का केवल 1% ही थी। यह एक छोटा सा अंश मात्र था, लेकिन अब मलिन के पास ऐसी मानसिक शक्ति थी जो किसी तीसरे स्तर के जादूगर के बराबर थी। इस 1% मानसिक शक्ति से वह शून्य स्तर का मंत्र फायरबॉल बना सकता था। वास्तव में मलिन अंतरिक्ष में और भी ज्यादा मानसिक शक्ति भेजना चाहता था। हालांकि अपने प्रयासों के दौरान मलिन ने एक समस्या देखी। हर बार जब उसकी मानसिक शक्ति अंतरिक्ष में प्रवेश करती, तो वह तुरंत कम हो जाती। इसका मतलब था कि अगर मलिन द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती, तो वह सचमुच गायब हो जाती और मलिन की मानसिक शक्ति अंततः शून्य हो जाती। अगर मलिन ने अपनी मानसिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में भेजने की हिम्मत की होती, तो उसकी मानसिक शक्ति तुरंत एक स्तर नीचे गिर जाती। अंततः जादू मॉडल तुरंत ध्वस्त हो जाता। मलिन को इसका एहसास हो गया और उसने अंतरिक्ष में बहुत अधिक मानसिक शक्ति भेजने का जोखिम नहीं उठाया। मलिन के माइंड पावर डुप्लीकेट ने एक बार फिर शून्य स्तर के मंत्र फायरबॉल के मंत्र मॉडल का निर्माण करने का प्रयास किया। बस इस बार मलिन का शरीर कंपन करने लगा और जल्द ही उसके शरीर में मंद अग्नि तत्व का कंपन होने लगा। ये पूरी तरह से उसकी मनःशक्ति के प्रतिरूप द्वारा निर्मित था। मलिन के माइंड पावर डुप्लीकेट ने वास्तव में फायरबॉल के लिए स्पेल मॉडल का निर्माण किया था, और यह उस समय से अलग नहीं था जब मलिन ने इसे अंतरिक्ष के बाहर बनाया था। मलिन को एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी जगह में सिमुलेशन वास्तविक थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, मैं इस जगह की मदद से अपनी मानसिक शक्ति का खुलकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या पहले से ही स्पेल मॉडल बनाना संभव है? अगर मैं असफल भी हुआ, तो ये जान के लिए खतरा नहीं होगा। मलिन को अंततः अंतरिक्ष के वास्तविक कार्य का एहसास हो गया था।
अध्याय 242 सिमुलेशन। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। आग का गोला। बेल स्पेस में मलिन के माइंड पावर डुप्लीकेट ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और तुरंत एक आग का गोला उड़कर बाहर आया और फट गया। यह मंत्र किसी भी अन्य अग्नि गोल से अलग नहीं था। हालांकि मलिन जानता था कि यह केवल एक अनुकरण था और यह केवल बेल स्पेस में ही मौजूद हो सकता था। बेल स्पेस से बाहर निकलने के बाद कोई माइंड पावर डुप्लीकेट या मंत्र नहीं होगा। सिमुलेशन स्पेस में स्पेल कास्टर्स बिना किसी खतरे के स्पेल मॉडल्स आजमा सकते थे। यहां तक कि कुछ माइंड पावर डुप्लीकेट्स को एक दूसरे पर हमला करने और मंत्रों या दानव क्षमताओं की ताकत का परीक्षण करने के लिए भी भेजा जा सकता था। सिमुलेशन बेल स्पेस का कार्य था। शायद इसके और भी उपयोग थे। आखिरकार मलिन ने तो अभी अभी अंतरिक्ष को समझना शुरू ही किया था। हो सकता है कि उसकी और भी क्षमताएं हों जिनके बारे में उसे पता न हो। हालांकि मंत्रों के निर्माण का अनुकरण करने की क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता थी। कई जादूगर मंत्रों के निर्माण में अपनी मानसिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते थे। अनुकरण के बिना अगर मंत्र विफल हो जाते तो भारी नुकसान होता या सबसे बुरी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती थी। हालांकि बेल स्पेस के साथ इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि मंत्र का निर्माण विफल हो जाएगा। बेल स्पेस में कई अलग अलग मंत्रों का निर्माण और अनुकरण किया जा सकता था। इससे मंत्र निर्माण की सफलता दर में काफी वृद्धि हो सकती है। मलिन के पास किसी भी स्पेल मॉडल का विश्लेषण करने के लिए पहले से ही मैट्रिक्स मौजूद था, इसलिए उसे उस उद्देश्य के लिए बेल स्पेस की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बेल स्पेस में माइंड पावर डुप्लीकेट माइंड मेडिटेशन विकसित करने में सक्षम था जो धीरे धीरे माइंड पावर डुप्लीकेट को मजबूत करता था। इसके बाद मलिन अपनी मन शक्ति के प्रतिरूप को अपनी मन शक्ति में पुनः प्रवेश करवाएगा। इस विधि से उसकी मन शक्ति तेजी से बढ़ेगी, बशर्ते कि मन शक्ति का प्रतिरूप नष्ट न हो जाए। यह शायद बेल स्पेस का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग था, लेकिन मलिन के अनुसार मानसिक शक्ति बढ़ाने की क्षमता महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वह अपनी मानसिक शक्ति का एक अंश बेल स्पेस में भेजकर निर्बाध ध्यान कर सकता था और अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकता था। इसका प्रभाव उसके द्वारा सेवन की गई औषधियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा। मंत्रों का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन दानव क्षमताओं के बारे में क्या? मलिन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत पेंडोरा दानव क्षमताओं के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने 100 साल पुरानी बर्फ की अस्थि मज्जा का अनुकरण करना शुरू किया और उसका इस्तेमाल ग्लेशियल फिंगर की खेती के लिए किया। अनुकरण सुचारू रूप से चला और वे ग्लेशियल फिंगर की खेती सफलतापूर्वक करने में सफल रहे। हालांकि जब मलिन ने ग्लेशियल फिंगर के दूसरे चरण की साधना के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि दूसरे चरण के लिए आवश्यक खजाने का अनुकरण करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि वह इसका नाम जानता था, मलिन कभी उस खजाने के संपर्क में नहीं आया था और इसलिए बेल स्पेस उसका अनुकरण नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि बेल स्पेस में सिमुलेशन की अपनी सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, जिन वस्तुओं का सामना स्पेल कास्टर्स ने स्वयं नहीं किया था, उनका सिमुलेशन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा अंतरिक्ष की चरम सीमाओं का सामना कर सकने वाले मंत्रों और दानव क्षमताओं के सिमुलेशन का फिर से अनुकरण नहीं किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में कुछ चरम सीमाएं जरूर रही होंगी, बस मलिन का अभी तक उनसे सामना नहीं हुआ था। कई अलग अलग सीमाओं के बावजूद अंततः मलिन अपनी मन की शक्ति के प्रतिरूप को निरंतर साधना करने और अपनी मन की शक्ति बढ़ाने में सक्षम हो पाया। यह मलिन के लिए किसी भी अन्य जादुई उपकरण से ज्यादा मददगार था। मलिन ने कुछ देर तक इस पर विचार किया, फिर अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और अपनी मानसिक शक्ति का 10वां हिस्सा बेल स्पेस में भेज दिया, जहां उसकी मानसिक शक्ति की प्रतिकृति बन गई। उसकी मन की शक्ति की प्रतिकृति ने मलिन के उच्च स्तरीय मन ध्यान मंत्र की साधना शुरू कर दी और यह सचमुच काम कर रहा था। बेल स्पेस में जैसे जैसे उसकी मन की शक्ति की प्रतिकृति मजबूत होती गई, उच्च स्तरीय मन ध्यान मंत्र की साधना जारी रखने के लिए उसे और अधिक मन शक्ति की आवश्यकता पड़ने लगी। बेशक मलिन के पास पहले से ही अविश्वसनीय मानसिक शक्ति थी और अगर उसकी मानसिक शक्ति का प्रतिरूप लगातार उच्च स्तरीय मानसिक ध्यान मंत्र का अभ्यास भी करता तो भी उसकी मानसिक शक्ति तुरंत दोगुनी नहीं होती। उसे संचय करने में लंबा समय लगता, जब तक कि उसकी मानसिक शक्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ नहीं जाती। तीसरे और चौथे स्तर की मानसिक शक्ति के बीच एक सीमा और एक बड़ा अंतर था। यही कारण है कि मलिन का अंधकार में प्रकाश क्षेत्र तीसरे स्तर के जादूगरों को तो भ्रमित कर सकता था, लेकिन चौथे स्तर के जादूगर उसके भ्रम में नहीं फंसते थे। मलिन को अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उसे काफी समय की जरूरत होती। इसलिए वह अपने कमरे में ही रहा, स्टर्लिंग हाउस से मिली फैंटास्मल मैजिक पोशन की सामग्री निकाली और पोशन तैयार करने लगा। मलिन ने पहले जो जादुई औषधि तैयार की थी, उसकी सफलता दर केवल 30% थी। अब वह औषधि तैयार करने में ज्यादा पारंगत हो गया था और उसकी सफलता दर बढ़कर 40% हो गई थी। हालांकि सफलता दर में केवल 10% की वृद्धि हुई, लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा थी। उसे स्टर्लिंग हाउस से औषधि सामग्री के 40 भाग मिले थे।
उसने डेलमैन कबीले में औषधि तैयार करने में कई दिन बिताए और सारी सामग्री इस्तेमाल कर ली। अंत में उसने कुल 16 भाग काल्पनिक जादुई औषधि तैयार की। औषधि के 16 भाग मलिन के लिए लंबे समय तक पर्याप्त थे। अब उसके पास बेल स्पेस भी था और उसकी मन की शक्ति का प्रतिरूप लगातार मन ध्यान मंत्र का अभ्यास कर रहा था। जब तक वह सारी औषधियां पी लेता, शायद उसकी मन की शक्ति इतनी बढ़ जाती कि वह दूसरे स्तर का मंत्र बना लेता। मलिन अब डेलमैन कबीले में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। वह अपने और रीसेन के बीच के विवाद को सुलझाने और अपना वादा पूरा करने के लिए लॉरेन्का की तलाश में डार्क मैजिक क्षेत्र से निकला था। इसलिए उसने तय किया कि अब वहां से जाने का समय आ गया है। मलिन एलेना को ढूंढने गया और शांति से बोला, एलेना, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डर है कि अब मुझे फ्लोटिंग सिटी छोड़ देनी चाहिए। तुम जा रहे हो? जादूगर मलिन, क्या तुम डार्क मैजिक क्षेत्र वापस जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैंने पहले स्तर का मंत्र बनाने के लिए डार्क मैजिक क्षेत्र लौटने का फैसला किया है। एलेना सिर्फ एक प्रवेश स्तरीय जादूगरनी थी। वह ज्यादा समय से डार्क मैजिक क्षेत्र में नहीं थी, इसलिए उसे प्रथम स्तरीय जादू करने में लगभग 3 साल और लगेंगे। एलेना प्रथम स्तरीय जादूगरनी नहीं बनी थी, इसलिए उसे लॉरेन्का की तरह डार्क मैजिक क्षेत्र में भेज दिया गया। मलिन ने एलेना की आंखों में उत्सुकता देखी, उसने सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले खुद डार्क मैजिक क्षेत्र जा सकती हो। मैं अभी वापस नहीं आ रहा। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है कि टॉले शहर कहाँ है? मलिन को याद आया कि लॉरेन्का ने बताया था कि उसका कबीला टॉले सिटी में है। हालांकि मलिन इतने लंबे समय से फ्लोटिंग सिटी में था कि उसे नहीं पता था कि टॉले सिटी कहाँ है। टोले सिटी, तुम वहां जाना चाहते हो? एलेना ने संदेह से पूछा। हाँ, करता हूँ। मलिन ने सिर हिलाया और एलेना ने धीरे से अपना सिर उठाया। टोले सिटी में जो हुआ था उसे याद करके उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। टोले शहर बहुत दूर है। ये फायर सिटी के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में मैं आपको टोले शहर का विस्तृत नक्शा दूंगा। एलेना अपनी बात खत्म करके तुरंत चली गई। कुछ ही देर बाद वह मलिन के लिए एक नक्शा लेकर लौटी। नक्शा बहुत बड़ा था और उस पर विस्तृत विवरण अंकित थे। 4 स्पेलकास्टर संगठनों के प्रभावित क्षेत्र, डार्क मैजिक क्षेत्र, एबिस किला, अग्निनगर और राख क्षेत्र, सभी स्पष्ट रूप से अंकित थे। मलिन ने देखा कि डार्क मैजिक क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र प्रकाश नगर तक पहुंच गया था। मलिन प्रकाश नगर से आया था और कुर्द पर्वतों तक गया था जहां उसने रूनिक मैजिक सकल को सक्रिय किया और अंततः डार्क मैजिक क्षेत्र में पहुंच गया। नक्शे में फ्लोटिंग सिटी भी अंकित था। ये फायर सिटी के काफी नजदीक था, लेकिन उसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं था। यह इलाका अलग थलग था और चारों स्पेलकास्टर संगठनों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। संभवतः यही कारण था कि फ्लोटिंग सिटी ने इतने सारे घुमंतू जादूगरों को आकर्षित किया और इसे फ्री सिटी कहा गया। क्या यह आपके कबीले का नक्शा है? मलिन फुसफुसाया। वह जानता था कि ऐसा नक्शा पाना बहुत मुश्किल है। इसमें इतने विस्तृत विवरण थे और यहाँ तक कि 4 जादूगर संगठनों के प्रभावित क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया था। एक सामान्य जादूगर के पास ऐसा नक्शा कभी नहीं हो सकता। डेलमैन कबीले ने इस मानचित्र को बनाने में वर्षों का समय लगाया होगा, तभी यह इतना विस्तृत हो पाया है। हाँ, इस नक्शे पर कबीले ने लगभग 10 साल और कई अलग अलग तरीके अपनाए। हालांकि यह नक्शा ब्लैकमून साम्राज्य में एक हिमखंड के सिरे से बनाया गया था। ब्लैकमून साम्राज्य बहुत बड़ा है, इतना विशाल कि कई जादूगर इसके भीतर के सभी स्थानों के नाम नहीं बता पाएंगे। इन जादूगर संगठनों के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण करना विशेष रूप से कठिन था। कबीला डार्क मैजिक क्षेत्र, एबिस फोर्ट, फायर सिटी और एशेज क्षेत्र के बारे में समाचार प्राप्त करने में सक्षम था, ऐसी खबरें जो कई मध्यम स्तरीय और यहां तक कि कुछ बड़े जादूगर संगठनों को भी नहीं पता थी, इसलिए वे सटीक मानचित्र नहीं बना सके। एलेना ने नक्शों की उत्पत्ति के बारे में संक्षेप में बताया था और ऐसा नक्शा बनाना आसान नहीं लग रहा था। इस तरह का नक्शा निश्चित रूप से कबीले के लिए बहुत कीमती था और वे इसे इतनी आसानी से नहीं देते। मलिन स्टलिंग हाउस गए थे, लेकिन उन्होंने इतना विस्तृत नक्शा पहले कभी नहीं देखा था। जादूगर मैथ्यू ने एलेना को मलिन को नक्शा देने की अनुमति दे दी होगी। आप बहुत दयालु हैं जादूगर एलेना, मलिन ने विनम्रता से कहा। नक्शा लिया और जल्दी से उसका अध्ययन किया। उसने एलेना से सुना था कि टॉले शहर फायर सिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए उसने उसी इलाके में खोज शुरू कर दी। मलिन को तुरंत ही नक्शे पर टॉले शहर की स्थिति पता चल गई। ये डार्क मैजिक क्षेत्र और तैरते शहर से बहुत दूर था। यदि वह घोड़ागाड़ी में बैठता तो उसे टोले शहर तक पहुंचने में लगभग 10 दिन से अधिक का समय लगता। टोले सिटी। मलिन का मन अंधेरे जादू क्षेत्र से परिचित व्यक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। अध्याय 243, एक मुठभेड़। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। एक घोड़ागाड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर दौड़ रही थी। उसमें घंटियां लगी थी जो उसके चलते ही जोर से बज रही थी। गाड़ी में मलिन बैठा था, जिसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था। उसने अपनी नाक एक काले रंग की पूरी तरह से बंधी किताब में दबा रखी थी।
उसे फ्लोटिंग सिटी छोड़े 4 दिन हो चुके थे। इस दौरान उसकी मानसिक शक्ति बढ़ गई थी क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति के प्रतिरूप ने बेल स्पेस में मन ध्यान की साधना की थी। इसलिए फैंटास्मल मैजिक पोशन के कुछ हिस्सों का सेवन करने के अलावा उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग पढ़ने के लिए किया था। उसे यह किताब वाइस और रीसेन की अंगूठियों के भीतर से मिली। ये किताब 3600 साल पुराने मोल्टा साम्राज्य का परिचय थी। इसमें उल्लेखनीय घटनाओं का जिक्र था, खासकर शक्तिशाली जादूगरों और मोल्टा साम्राज्य के पतन से जुड़ी घटनाओं का। मोल्टा साम्राज्य एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय राष्ट्र था, खासकर इसलिए क्योंकि 3600 साल पहले जादूगरों ने काफी प्रगति की थी। ये वह दौर था जब जादूगरों का बोलबाला था। इसलिए कई जादूगर मोल्टा साम्राज्य में रुचि रखते थे। उन्होंने इस पर गहन शोध किया था, लेकिन आज तक कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि मोल्टा साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। जब मलिन ब्लैकवाटर सिटी में था तो उसे एक उभरी हुई मूर्ति मिली थी जो किसी के शारीरिक गुणों को निखार सकती थी। अब उसका शरीर चौथे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन जैसा हो गया था। वह अविश्वसनीय रूप से फिट था और उसका शरीर भारी क्षति को भी झेल सकता था। उनका शरीर एक औसत जादूगर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इससे पिछली मुठभेड़ों में उनकी जान भी बच गई थी। राहत मूर्तिकला की उत्पत्ति मोल्टा साम्राज्य से हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोल्टा साम्राज्य के दौरान ऐसी कई राहत मूर्तिकलाएं रही होंगी। जैसा कि मलिन ने अनुमान लगाया था, मोल्टा साम्राज्य के दौरान जादूगर अपने चरम पर थे और वे अपनी काया की उपेक्षा नहीं करते थे। ये संभव है कि रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियां जादू करने वालों द्वारा उत्तम शारीरिक गुण उत्पन्न करने के लिए बनाई गई हों। बेशक यह मलिन की एक धारणा मात्र थी। रहस्यमय मोल्टा साम्राज्य पर अनगिनत जादूगरों ने शोध किया। वे विभिन्न तरीकों से प्राचीन स्मारकों की जांच करते और अपनी खोजों को लिखते थे। उन्होंने मोल्टा साम्राज्य के बारे में अपने सुरागों और अनुमानों का इस्तेमाल करके कई अन्य जादूगरों के पढ़ने के लिए किताबें प्रकाशित की। मलिन ने अब मोल्टा साम्राज्य की अटकलों के बारे में एक किताब पढ़ी। कोई नहीं जानता था कि 3600 साल पहले उस शानदार और रहस्यमय युग में वास्तव में क्या हुआ था। शायद जादूगर बेल भी मोल्टा साम्राज्य का एक जादूगर था और उसके असेंबल्ड कास्टिंग टूल के 3 से अधिक भाग हैं। मलिन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर लटके बेल स्पेस को देखा। ये सिर्फ 3 ढलाई के औजार थे, लेकिन मलिन को लग रहा था कि बेल स्पेस उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। शायद ढलाई का औजार पूरा नहीं था और जादूगर बेल का असेंबल्ड ढलाई का औजार अपने अंतिम रूप तक पहुंचने से बहुत दूर था। शायद चौथा, पांचवां या छठा भी ऐसा पुर्जा था जो अभी तक खोजा नहीं गया था और मलिन को अंततः उन्हें ढूंढना ही होगा। अचानक घोड़ागाड़ी अपनी जगह पर रुक गई। गाड़ीवान ने मुड़कर मलिन से फुसफुसाकर कहा, सर मलिन, आगे 2 लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गाड़ी का पर्दा खोला और बाहर देखा। गाड़ी के आगे एक आदमी और एक औरत खड़े थे। सड़क के किनारे उनकी घोड़ागाड़ी खड़ी थी, लेकिन वह टूटी हुई थी और उनके लिए आगे की यात्रा का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि मलिन सतर्क रहा, उस महिला के स्वभाव और रूप रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके लंबे काले बालों की वजह से। मलिन ब्लैकवाटर सिटी में अपने काले बालों के कारण सचमुच अलग दिखते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह विशेषता उन्हें उनकी अनुपस्थित मां से मिली थी। कहा जाता था कि ब्लैकमून साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में काले बालों वाले बहुत से लोग रहते थे। हालांकि मलिन ब्लैकमून साम्राज्य में काफी समय से रह रहा था, फिर भी उसने पहले कभी किसी काले बालों वाले व्यक्ति को नहीं देखा था। इसलिए जब उसने इस महिला को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। मलिन को देखते ही महिला ने थोड़ा झुककर अभिजात्य शिष्टाचार के साथ पूछा, माफ कीजिए, लगता है हमारी घोड़ागाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है और अगला शहर काफी दूर है। क्या आप हमें वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं? मलिन ने अपना नक्शा देखा। अगले शहर तक पहुंचने में तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए अपनी टूटी गाड़ी के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं था। मलिन ने हल्की सी आह भरी और सिर हिलाकर शांति से कहा, अंदर आ जाओ। वह आदमी और औरत मुस्कुराए और जल्दी से मलिन की गाड़ी में बैठ गए। हमारा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, औरत ने विनम्रता से कहा। गाड़ी काफी गर्म हो गई थी और औरत का पीला चेहरा लाल होने लगा था। मलिन ने दोनों को कुछ देर तक देखा और फिर अपनी काले धागों से बंधी किताब में अपनी नाक गड़ाए रहा। महिला ने कुछ पलों तक मलिन को गौर से देखा, फिर आखिरकार उसकी नजर मलिन के पहने हुए लिबादे पर टिक गई। वह पहले शांत थी, लेकिन जब उसने मलिन का वस्त्र देखा तो वह थोड़ी सख्त हो गई। आपका क्या नाम है? महिला ने सावधानी से पूछा। मलिन, उसने जवाब दिया। महिला ने दौड़कर अपना परिचय दिया। मिस्टर मलिन, मैं शिरीन हूं और यह मेरा छोटा भाई हया है। शिरीन ने हया को घूर कर देखा। वह थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था जब उसने मलिन से चिल्लाकर कहा, मिस्टर मलिन। मलिन ने हया के बलपूर्वक रवैये पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हल्के से सिर हिला दिया। शिरीन ने मलिन के शांत व्यवहार को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने सावधानीपूर्वक पूछा, मिस्टर मलिन, आप कहाँ जा रहे हैं? टोले सिटी। मलिन ने आंखें सिकोड़कर चेहरे पर बनावटी मुस्कान ला दी।
टॉले शहर एक बहुत बड़ा शहर था और वहां ज्यादा जादूगर तो नहीं रहते थे, लेकिन नौमी लोग बहुत थे। हालांकि जैसा कि मलिन ने उत्तर दिया, उसने देखा कि ये दोनों लोग सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि वास्तव में जादू करने वाले लोग थे। शिरीन ने मलिन को टॉले सिटी का जिक्र करते सुना और तुरंत घबरा गई। आलसी हया भी अब ज्यादा सतर्क लग रहा था क्योंकि वह मलिन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। मलिन ने और कुछ नहीं कहा और घोड़ागाड़ी चुप हो गई। डॉट 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 शाम होते होते आसमान काला हो गया था। घोड़ागाड़ी धीरे धीरे एक छोटे से कस्बे की ओर बढ़ रही थी। एक आदमी और एक औरत गाड़ी से नीचे उतरे और काले बालों वाली औरत बोली, मिस्टर मलिन, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया। अब हम कोई दूसरी गाड़ी ढूंढ लेंगे, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। उसने बोलना समाप्त किया और दोनों जाने के लिए मुड़े। मलिन उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कितना दिलचस्प है। जब मैंने बताया कि मैं टॉले शहर जा रहा हूं, तो वे बहुत घबरा गए। क्या वे भी वहीं जा रहे होंगे? मलिन ने एक पल सोचा, पर ज्यादा नहीं सोचा। उसने गाड़ीवान को रात भर आराम करने के लिए विदा किया और कहा कि वे सुबह अपनी यात्रा जारी रखेंगे। डॉट 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 हया और शिरीन एक कोने में छिप गईं और बाहर निकलने से पहले घोड़ागाड़ी के जाने का इंतजार करने लगीं। शिरीन को थोड़ा आराम मिला जब उसने गाड़ी को धीरे धीरे जाते देखा। हया उसके पास खड़ा था और भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, शिरीन, तुम एक सामान्य व्यक्ति के साथ इतनी विनम्र क्यों थी? हम टॉले शहर जा रहे हैं और हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वह घोड़ागाड़ी बुरी नहीं थी, अगर तुमने उसे मारा भी नहीं, तो क्या तुम उस मलिन को गाड़ी से उतर जाने के लिए नहीं कह सकती थी? हया इस बात से सहमत नहीं थी कि शिरीन ने मलिन के साथ कैसा व्यवहार किया था। शिरीन शांत रही, लेकिन जल्द ही उसने लगातार अपना सिर हिलाया। तुमने कभी कबीले को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम मलिन के वस्त्र को नहीं पहचान पाए। रोब, तुम्हारा मतलब कास्टिंग टूल से है। शिरीन, तुमने बताया क्यों नहीं? हम दोनों फर्स्ट लेवल स्पेल कास्टर्स हैं, यहाँ तक कि कबीले के नेताओं के पास भी एक भी रोब नहीं है। मलिन के पास एक है, वह जरूर कोई घूमता फिरता जादूगर होगा। हम उसे मजबूर कर सकते हैं कि वह हमें दे दे और आखिरकार हमारे पास एक रोब होगा। हया को कोशिश करने की इच्छा हुई। उसने गाड़ी को दूर गायब होते देखा और उसका पीछा करने के लिए उत्सुक था। शिरीन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, हया, अगर मेरे पिताजी से किया वादा न होता तो मैं तुम्हें टॉले सिटी नहीं लाती। हालांकि हम टॉले सिटी सिर्फ जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, मुझे डर है कि तुम्हारा स्वभाव बवाल मचा देगा। क्या तुम जानती हो कि वह चोगा क्या दर्शाता है? ये डार्क मैजिक क्षेत्र के एक आधिकारिक सदस्य का चोगा है। डार्क मैजिक क्षेत्र का हर आधिकारिक सदस्य कम से कम एक प्रथम स्तरीय जादूगर होता है। मैं गाड़ी में बहुत घबराई हुई थी, मुझे डर था कि जादूगर मलिन हमारे साथ ज्यादा न्याय नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुमने उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। शिरीन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसे हया को कबीले से बाहर लाने का थोड़ा अफसोस हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि डार्क मैजिक क्षेत्र जैसे स्पेल कास्टर संगठनों के आधिकारिक सदस्य कितने शक्तिशाली थे, लेकिन संगठनों के किसी स्पेल कास्टर पर हमला करना आत्महत्या के समान होगा। तो वह डार्क मैजिक क्षेत्र का एक जादूगर है। शिरीन, हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं है। हम अभी अभी एक अजनबी से मिले हैं जो एक शक्तिशाली जादूगर निकला। टॉले शहर की हमारी यात्रा निश्चित रूप से फलदायी होगी। हया उत्साहित थी, पर शिरीन ने बस सिर हिला दिया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार हया चाहे कितनी भी मिन्नतें करे, वह उसे कभी बाहर नहीं लाएगी। चलो चलें, हमें टॉले शहर तक ले जाने के लिए घोड़ागाड़ी ढूंढनी है, उसने कहा और हया को लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। अध्याय 244 टोल शहर। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर मलिन अभी भी एक गाड़ी में बैठा था। वह बार बार खिड़की से बाहर सिर निकालकर गिरे हुए पत्तों को देखता था जो धीरे धीरे पीले पड़ गए थे। अब पतझड़ का आखिरी समय था, लेकिन उसे ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि हवा में एक उमस भरी गर्मी तैर रही थी। मैंने सुना है कि अग्नि नगरी एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसके आसपास का वातावरण ऐसा लगता है मानो आग की लपटों से घिरा हो, इसलिए इसे अग्नि नगरी नाम दिया गया है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस जगह जरूर जाऊंगा। मलिन ने गाड़ी में धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसे पता था कि वह अग्नि नगर के प्रभावशाली क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। स्पष्ट रूप से बढ़ता तापमान अग्नि नगर की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। मलिन ने यह भी महसूस किया कि उसकी चेतना में अग्निगोल और उग्रज्वाला के मंत्र मॉडलों ने अग्नि तत्वों को अवशोषित करने की अपनी गति बढ़ा दी थी। इसके अलावा उनकी जादुई शक्ति में भी स्पष्ट वृद्धि हुई थी। अग्नि तत्व अग्निनगर में किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक समृद्ध थे। मलिन की उंगली नक्शे पर घूमती हुई अंततः टॉले सिटी नामक स्थान पर रुक गई। लगता है मैं शायद आधे दिन में टॉले शहर पहुंच जाऊंगा। मलिन ने जब से फ्लोटिंग सिटी छोड़ा था, तब से वह लगभग 20 दिनों से यात्रा कर रहा था।
उसने शुरू में सोचा था कि टॉले सिटी पहुंचने में उसे बस कुछ ही दिन लगेंगे। हालांकि यात्रा में कई कठिन पहाड़ी रास्ते थे। ऊपर से वह केवल दिन में ही यात्रा कर सकता था, रात में उसे आराम करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। इस तरह उसने अपनी यात्रा में काफी समय बर्बाद कर दिया। सौभाग्य से मलिन समय की कमी से जूझ रहा था। इस दौरान उसने अपने ऊपर कुछ काल्पनिक जादुई औषधियां इस्तेमाल कर ली थीं। मानसिक शक्ति में वृद्धि की दर उस औषधि के पहले सेवन की तुलना में कम प्रभावी थी। इससे ये साबित हो गया कि मलिन पर औषधि का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। सौभाग्य से उसे बेल स्पेस मिल गया था, जिससे मलिन की मानसिक शक्ति बिना एक पल भी आराम किए उस स्थान में ध्यान कर सकती थी। मलिन ने बेल स्पेस में जो मानसिक शक्ति स्थानांतरित की थी वह 10 गुना बढ़ गई थी। चलो बेल स्पेस में मौजूद माइंड पावर को अपनी माइंड पावर के साथ मिलाने से पहले थोड़ा और इंतजार करते हैं। तब शायद मैं दूसरे स्तर के मंत्र डार्कनेस टाइड के निर्माण के लिए जरूरी परिस्थितियों तक पहुंच पाऊं। मलिन ने एबिस फोर्ट में सबसे जटिल और शक्तिशाली डार्कनेस प्रकार के मंत्र चुने थे। शुरुआत में मलिन अपने पहले द्वितीय स्तरीय मंत्र के रूप में डार्कनेस टाइड का निर्माण नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने में उसकी बहुत सारी मानसिक शक्ति खर्च हो जाती। इसके अलावा अगर वह इसे सफलतापूर्वक बना भी लेता तो भी इसका स्पेल मॉडल उसकी बहुत सारी मानसिक शक्ति ले लेता। हालांकि चूंकि मलिन ने डार्क मैजिक रीजन से दूसरे स्तर के अन्य मंत्रों का आदान प्रदान नहीं किया था, उसके पास अब केवल एक डार्कनेस प्रकार का दूसरा स्तर का मंत्र ही था। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यदि बाद में उसकी मानसिक शक्ति पर्याप्त रही तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के डार्कनेस टाइड का निर्माण करेगा। जल्द ही आधा दिन बीत गया। गाड़ी धीरे धीरे ऊंची दीवारों से घिरे एक शहर के पास पहुंची। ये टॉले शहर था। मलिन साफ साफ देख सकता था कि शहर में अनगिनत जादूगर और सामान्य लोग व्यस्तता से घूम रहे थे। मलिन के लिए ऐसा परिदृश्य नया था, क्योंकि वह जानता था कि जादूगर आमतौर पर घमंडी और अभिमानी होते हैं। जादूगरों में एक अलग ही गर्व की भावना थी, क्योंकि वे मानते थे कि वे सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए टॉले शहर के मामले में जादूगरों और सामान्य लोगों में एक दूसरे से अलग पहचान न होना बेहद दुर्लभ था। हालांकि अभी भी कुछ प्रकार के भेद थे। उदाहरण के लिए, जब कुछ सामान्य लोग जादूगरों के वस्त्र पहने हुए जादूगरों से मिलते थे तो वे मुस्कुराते थे और सम्मानपूर्वक झुककर जादूगर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते थे। दिलचस्प है, सामान्य लोग और जादूगर बराबरी से रहते हैं। टॉले शहर वाकई दिलचस्प है। मलिन की रुचि टॉले शहर में जागृत हुई, क्योंकि गाड़ी धीरे धीरे टॉले शहर की दीवारों के पास से प्रवेश कर रही थी। टॉले शहर लोगों से गुलजार था। कई फेरीवाले और जादूगर जोर शोर से अपनी चीजों का प्रचार कर रहे थे। यहाँ कोई भी जादूगर घमंडी नहीं लग रहा था। ऐसा नज़ारा देखकर मलिन को लगा जैसे वह ब्लैकवाटर शहर लौट आया हो। हालांकि कुछ जादूगरों से निकलने वाले तत्वों के उतार चढ़ाव ने मलिन को एहसास दिलाया कि टॉले शहर एक बहुत ही खास जगह थी। ये फ्लोटिंग सिटी से बिल्कुल अलग था, जहां शहर में प्रवेश करने के लिए जादूगर होना जरूरी था। फ्लोटिंग सिटी में लगभग कोई भी नॉमी नहीं था। यहां तक कि मलिन के गाड़ी चालक को भी डेलमैन कबीले द्वारा फ्लोटिंग सिटी के बाहर से काम पर रखा गया था। फ्लोटिंग सिटी में कोई भी नॉमी नहीं था। इसकी तुलना में टॉले सिटी में कई नॉमी थे जो स्पेल कास्टर्स के प्रति केवल सामान्य सम्मान प्रदर्शित करते थे। वे स्पेल कास्टर्स के साथ भी आम लोगों की तरह ही व्यवहार करते थे, बिना किसी डर या चिंता के। कुछ फेरी वाले स्पेल कास्टर्स से मोलभाव भी कर सकते थे। मलिन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसके अलावा जादूगरों और सामान्य लोगों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मलिन ने अपने जीवन में देखी थी। जादूगर और सामान्य लोग मूलतः एक जैसे ही थे। जादूगर ज्यादा शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन फिर भी वे स्वभाव से इंसान ही थे। लॉरेंका से मिलने के बाद मैं टॉले सिटी में कुछ देर रुक सका। मलिन बुदबुदाया। इसके बाद उसने गाड़ीवान को शार्डिसन कबीले के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा, जिससे लॉरेंका जुड़ी थी। सर मलिन, मुझे मिल गया। शेडिसन कबीला यहीं आगे है। गाड़ीवान को जानकारी मिल गई थी और अब उसे शेडिसन कबीले का सही ठिकाना पता था। मलिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चलो शेडिसन कबीले के पास चलते हैं। फिर मलिन ने पर्दे नीचे कर दिए और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टॉले शहर में एक छोटे से आंगन के सामने लंबे काले बालों वाले एक पुरुष और एक महिला थोड़े थके हुए लग रहे थे। हालांकि आंगन देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। ये यही होना चाहिए, वही जगह जहां हमने मिलने का वादा किया था। हया, जाकर दरवाजा खटखटाओ। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि शिरीन और हया थीं। वे भी टॉले शहर आई थीं, लेकिन लगता था उन्होंने किसी से मिलने का वादा किया था। हया ने सिर हिलाया तो उसने दस्तक दी और जोर से पुकारा, टैफेल, एमिली, जल्दी से दरवाजे पर आओ। हया और शिरीन हैं। हया के लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने के बाद इस खाली से दिखने वाले घर से हलचल सुनाई देने लगी। कुछ युवतियां खुशी खुशी घर से बाहर निकलीं। वे भी जादू टोना करने वाली लग रही थीं। हया, शिरीन, इतनी देर क्यों हुई?
हम बस यही सोच रहे थे कि अगर तुम नहीं आई तो वापस चलें या शैडिसन कबीले की नेवर एंडिंग बुक के खुलासे के लिए रुकें। भूरे बालों वाली एक महिला जादूगर ने जल्दी से लकड़ी का दरवाजा खोला और हया और शिरीन का स्वागत किया। शिरीन उन चंद जादूगरों में सबसे परिपक्व थी, इसलिए घर में घुसते ही उसने तीनों जवान महिला जादूगरों को गौर से देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव गहरे होते गए। टैफेल, एमिली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सिर्फ तुम दोनों ही आओगी? हमें नहीं पता कि इस बार नेवरएंडिंग बुक के खुलासे से कितने जादूगर आकर्षित होंगे। अगर उस दौरान कोई मुसीबत आ गई तो मैं इतने लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। शिरीन ने लंबी, सुंदर महिला जादूगरों की ओर इशारा किया। शिरीन के निराश स्वर को भांपते हुए खुशमिजाज एमिली आगे बढ़ी और उस अनजान महिला जादूगरनी का हाथ थामे हुए शिरीन को समझाया। हम यहाँ अपनी यात्रा के दौरान उससे मिले थे। वह इम्मा है और एक जादूगरनी है। और वह वाकई बहुत अच्छी है और उसने पहले ही 3 लेवल मंत्र बना लिए हैं। घूमता जादूगर, शिरीन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी नजरें एम्मा नाम की अपरिचित जादूगरनी पर पैनी नजर से टिकी थीं। वे सभी जादूगर कबीले से थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जब उन्होंने सुना कि टॉले शहर का शैडिसन कबीला पौराणिक, कभी न खत्म होने वाली किताब को सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगा, तो वे उसे देखने के लिए कबीले से चुपके से बाहर निकल गए। हालांकि एम्मा के शामिल हो जाने से सतर्क शिरीन उस पर उतनी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी जितनी एमिली और टैफेल ने किया था। शिरीन का जवाब सुनकर एम्मा ने अपना सिर हिलाया। जादूगर शिरीन, मैं कोई घुमक्कड़ जादूगरनी नहीं हूँ। मेरा एक गुरु है और वह काला जादू क्षेत्र का जादूगर है। मैं टॉले सिटी इसलिए आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि टॉले सिटी में कभी न खत्म होने वाली किताब के खुलासे से कई जादूगर आकर्षित होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ अपना गुरु मिल जाए। अंधकार में जादू क्षेत्र का जादूगर। एम्मा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसने और अधिक जिज्ञासा से एम्मा की ओर देखा। वास्तव में कई जादूगर संगठनों के जादूगर अक्सर कुछ ऐसे लोगों को मंत्र देते थे जिनमें जादूगर बनने की क्षमता होती थी ताकि वे उसे स्वयं सीख सकें। कुछ जादूगर इन मंत्रों से जादूगर बनने में सक्षम थे, लेकिन अधिकांश जादूगर सफलतापूर्वक जादूगर नहीं बन सके। इसके अलावा स्पेलकास्टर संगठनों के जादूगर ज्यादातर मनमर्जी से काम करते थे। वे अपने छात्र को अपने स्पेलकास्टर संगठनों में नहीं लाते थे। शिरीन को पहले भी ऐसे कई मामलों का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार एम्मा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे उसकी बातों पर विश्वास करना कठिन नहीं लगा। शिरीन ने एक लंबी सांस ली। जादूगर एम्मा, कृपया इतनी ज्यादा उम्मीद मत रखो। डार्क मैजिक क्षेत्र रहस्यमय माना जाता है। इसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हारे पास डार्क मैजिक रिंग जैसा कोई टोकन होना चाहिए। सबसे शक्तिशाली जादूगर भी अंगूठी के बिना दूसरे जादूगरों को डार्क मैजिक क्षेत्र में नहीं ला सकता। शिरीन के इतना कहते ही एम्मा के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपने होंठ भींच लिए। जादूगर शिरीन, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब भी अपने शिक्षक को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। उन्हें ढूंढने के लिए बस इतना ही काफी है। एम्मा को अब भी वह युवा जादूगर साफ साफ याद था जिसने उस समय उसके पूरे परिवार को बचाया था। जाने से पहले उसने वादा किया था कि अगर वह 3 साल बाद 3 लेवल के मंत्र सफलतापूर्वक बना लेगी तो वह उसे अपना शिष्य बना लेगा। अब लगभग 3 साल पूरे हो चुके थे और उसने 0 स्तर के मंत्र सफलतापूर्वक बना लिए थे। हालांकि युवा जादूगरनी ने फिर कभी डिटास शहर का दौरा नहीं किया था। इस वजह से एम्मा ने अपने गुरु की तलाश में अकेले ही डिटास शहर छोड़ने का फैसला किया। एम्मा के दृढ़ चेहरे को देखकर शिरीन ने उसे आगे कोई सलाह नहीं दी, बल्कि उसका स्वर चिंताग्रस्त हो गया। पहले अंदर चलते हैं। इस बार टॉले सिटी की स्थिति थोड़ी जटिल है, हमें इस पर सावधानी से विचार विमर्श करना होगा। उसके बाद शिरीन युवा स्पेल कास्टर्स के साथ घर में प्रवेश कर गई। अध्याय 245, कभी ना खत्म होने वाली किताब। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। अंधेरे कमरे में जादूगर चुप थे। शिरीन ने जादूगरों पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में पूछा, एमिली, तुम हमसे पहले टॉले शहर पहुंच गई थी। क्या तुम्हें कोई खबर मिली है? एमिली नीली आंखों और आकर्षक पतली गोरी टांगों वाली एक गोरी महिला जादूगरनी थी। जब शिरीन ने उससे पूछा तो सबकी नजरें एक साथ उस पर टिक गईं। कुछ पल बाद एमिली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हमें कोई खबर नहीं मिली। नेवरएंडिंग बुक की जानकारी अभी भी वही है जो हमें पहले मिली थी। अब से 2 दिन बाद शैडिसन कबीला नेवरएंडिंग बुक का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेगा। कभी न खत्म होने वाली किताब हो, यह एक महान खजाना है। जैसे ही उन्होंने कभी न खत्म होने वाली किताब का जिक्र किया, ये जादूगर उत्साह से भर गए। वे इतनी मेहनत के बाद टॉले शहर सिर्फ कभी न खत्म होने वाली किताब देखने आए थे। पौराणिक नेवरएंडिंग बुक के कुल 3 खंड थे। यह मोल्टा साम्राज्य की पीढ़ियों से चली आ रही थी। हालांकि किसी ने भी असली किताब नहीं देखी थी। ज्यादातर लोगों ने नेवरएंडिंग बुक से जुड़ी किंवदंतियों के बारे में सिर्फ सुना था।
नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में प्रथम स्तर से लेकर तृतीय स्तर तक के विविध मंत्रों का रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड काफी पूर्ण थे और कई मंत्र बेहद कीमती थे। यदि किसी साधारण स्पेलर कास्टर कबीले को नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड मिल गया होता, तो मात्र 10 वर्षों के अभ्यास के बाद उस कबीले की क्षमता निश्चित रूप से 10 गुना बेहतर हो जाती। इसके अलावा, ये नेवरएंडिंग बुक का केवल पहला खंड था। दूसरा खंड और भी दिलचस्प था, इसमें चौथे से लेकर छठे स्तर तक के विविध मंत्र दर्ज थे। इससे जादूगरों में और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई क्योंकि पहले से तीसरे स्तर तक के मंत्रों की भरमार थी। हालांकि मंत्रों को प्राप्त करना मुश्किल था, फिर भी घुमंतू जादूगर ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम थे। हालांकि चौथे से छठे स्तर तक के मंत्र एक वस्तु थे और बाहरी दुनिया में बहुत कम ही मौजूद थे। भले ही कई घुमंतू जादूगर किस्मत से तीसरे स्तर के जादूगर बन गए हों, लेकिन चौथे स्तर के मंत्रों के बिना वे चौथे स्तर के जादूगर नहीं बन सकते थे। इसके अलावा, कुछ स्पेलर कास्टर संगठनों में स्पेलर कास्टरों को भी 5वें स्तर और छठे स्तर के मंत्रों के लिए लड़ना पड़ता था। इस बीच, नेवरएंडिंग बुक का तीसरा खंड हमेशा से एक मिथक के करीब रहा है। मोल्टा साम्राज्य के जमाने में भी इस तीसरे खंड को पाने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि, अफवाह ये थी कि तीसरे खंड में रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली पेंडोरा दानव क्षमताओं का उल्लेख था। प्रत्येक पेंडोरा दानव क्षमता में एक भयानक शक्ति निहित थी। दुर्भाग्य से, मोल्टा साम्राज्य के समय से ही तीसरा खंड एक मिथक ही रहा है। 3600 साल बाद, शायद कभी न खत्म होने वाली किताब का तीसरा खंड कभी प्रकाशित ही न हो। शिरीन ने सिर हिलाया और आगे बोली, ओह हाँ, एमिली टैफेल। क्या तुम्हें पता चला है कि शेडिसन परिवार टॉले सिटी में नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड का खुलेआम खुलासा क्यों कर रहा है? अगर कोई कभी न खत्म होने वाली किताब हासिल कर ले, तो कई सालों के गहन अभ्यास के बाद कुल की समग्र शक्ति में काफी सुधार हो सकता है। इसके बजाय, शेडिसन ने अनमोल कभी न खत्म होने वाली किताब को उजागर करने का फैसला किया, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। एमिली ने हल्के से सिर हिलाया। इस मामले ने टॉले शहर में उसी क्षण से एक बड़ी चर्चा छेड़ दी थी जब ये खबर सामने आई थी। वजह साफ थी, नेवरएंडिंग बुक जैसे खजाने, भले ही वह पहला खंड ही क्यों न हो, शेडिसन कबीले के लिए आसानी से कब्जा कर पाना संभव नहीं था। हालांकि पहले खंड में केवल प्रथम स्तर से तृतीय स्तर के मंत्र ही थे, फिर भी कई जादूगर कुलों ने इस पुस्तक पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। इन सब के बीच, टॉले शहर का एक और जादूगर कुल, डोरेट कुल, ने अंधेरे में भटकते कई जादूगरों को इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने शेडिसन कुल पर दबाव बनाने के लिए कुछ मजबूत तृतीय स्तर के जादूगर भी इकट्ठा कर लिए हैं। वे शेडिसन कुल से नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड सौंपने का अनुरोध कर रहे थे। हालांकि, शेडिसन कबीला भी काफी चतुर था, उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये घोषणा करने का फैसला किया कि वे टॉले शहर में कभी न खत्म होने वाली किताब को सार्वजनिक रूप से प्रकट करेंगे। उस समय, कभी न खत्म होने वाली किताब के मंत्र सभी को दिखा दिए जाएंगे और डोरेट कबीला उन घूमते हुए जादूगरों को अब और एक साथ नहीं रख पाएगा। इस तरह, शेडिसन कबीला इस संकट से उबर पाएगा। एमिली ने टॉले सिटी में एकत्रित की गई जानकारी को सावधानीपूर्वक समझाया। शिरीन ने सिर हिलाया। डोरेट कबीले के दबाव के चलते, शेडिसन अब नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड अपने पास नहीं रख सकता था। इसके अलावा, केवल ऐसा साहसिक कदम ही उन्हें किताब रखने और साथ ही डोरेट कबीले की योजना को विफल करने में मदद कर सकता था। ये वास्तव में एक जादू कास्टर कबीले इस दुनिया में कैसे जीवित रहा था। शिरीन भी एक जादू कास्टर कबीले से थी, उसने कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद तुरंत पूरी स्थिति समझ ली। इन दोनों कुलों के बीच संघर्ष हमें एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है, वरना हम उस पौराणिक कभी न खत्म होने वाली किताब को कैसे देख पाते। शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, हमें शेडिसन कबीले द्वारा कभी न खत्म होने वाली किताब का खुलासा करने के लिए बस 2 दिन और इंतजार करना होगा। युवा जादूगर उत्साह से भरे चेहरे के साथ बातें करते रहे। केवल इम्मा ही अंधेरी रात के आकाश को एकटक देख रही थी, थोड़ी उदासी के साथ। डिटासटाउन का वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति उसके मन में बार बार घूम रहा था। ... रात के अंधेरे में जंगल से एक आकृति उभरी। ओह! आकृति ने एक लंबी सांस ली और ऊंची दीवारों की ओर देखते हुए बुदबुदाया, टोले सिटी, मैं आखिरकार आ गई हूं। तैरते शहर से लेकर मलिन तक, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। करीब से देखने पर पता चला कि यह आकृति एक महिला की थी, एक अत्यंत सुंदर महिला। हालांकि, इस खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक कठोर भाव था, उसकी निगाहें तीखी और भयावह थीं। उसके लंबे सुनहरे बाल पीछे की ओर कंघी करके चोटी में बंधे हुए थे। उसके सिर पर एक अजीब सी काली टोपी थी जो एक पंख से सजी हुई थी। ओज़मू से परिचित कोई भी जादूगर तुरंत समझ जाता कि अजीबोगरीब पोशाक वाली यह खूबसूरत औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। वह ओज़मू की निर्दयी नीली चिड़िया थी जिसने अनगिनत जादूगरों को मार डाला था। ब्लूबर्ड बस एक कोड नेम था। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। जब से वो आई थी, तब से उसे ब्लूबर्ड के नाम से ही जाना जाता था। ब्लूबर्ड न सिर्फ ताकतवर थी, बल्कि क्रूर और निर्दयी भी थी।
जादूगरों को मारने का उसका अपना तरीका था, उसे असहनीय दर्द देने में मजा आता था और वह अपने शिकारों को मौत के घाट उतार देती थी। इसलिए ब्लूबर्ड का नाम सुनते ही कई जादूगरों में भारी भय व्याप्त हो जाता था। स्विश। ब्लूबर्ड ने सामने खड़ी ऊंची दीवार पर नजर डाली। तभी पवन तत्व का हल्का सा कंपन उस पर दिखाई दिया और उसकी आकृति तुरंत आगे की ओर दौड़ गई। पलक झपकते ही वह रात में गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही मेरा इंतजार करो। गाड़ी से मलिन की आवाज आई। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे रुकी। मलिन गाड़ी से बाहर आया और उसने अपना सिर उठाकर उस विशाल हवेली को देखा। ये वाकई एक विशाल जागीर थी। वहां कई किले थे और ऐसा लग रहा था कि वहां कड़ी सुरक्षा है। कुछ तात्विक तलवारबाज बाहर पहरा दे रहे थे। ये एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन कम से कम तीसरे दर्जे के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन थे। अगर ब्लैकवाटर सिटी में होते तो उन्हें निश्चित रूप से ताकतवर माना जाता था। हालांकि ये लोग सिर्फ टॉले सिटी में गश्त और पहरा देने के लिए जिम्मेदार थे। जो एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन चौथे स्तर के मध्यवर्ती एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन नहीं बने थे, वे किसी जादूगर को बिल्कुल भी खतरा नहीं पहुंचा सकते थे। इस प्रकार ये एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन जो चौथे स्तर से नीचे थे, किसी ऐसे प्रवेश स्तर के जादूगर से भी तुलनीय नहीं थे जिसने कोई जादू रचा हो। मलिन सीधे जागीर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन उसे एलिमेंटल तलवारबाजों ने रोक दिया। एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन ने एक पल के लिए मलिन को गौर से देखा। उन्हें लगा कि मलिन ने जादूगर का चोगा पहना हुआ है और वह एक जादूगर है, इसलिए वे उसके प्रति काफी सम्मान से पेश आए। सर, शेडिसन मैनर में हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? ये जागीर वह स्थान था जहां शेडिसन कबीला स्थित था। इसे शेडिसन जागीर कहा जाता था। मलिन ने शांति से उत्तर दिया, मैं यहाँ लॉरिनका को ढूंढने आया हूँ। युवा महिला लॉरिनका। इस मौलिक तलवारबाज ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन बाद में अपनी सामान्य अभिव्यक्ति पर लौट आया। इसलिए उसने मलिन से आदरपूर्वक कहा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, महोदय। हम अभी युवती लॉरिनका को सूचित करेंगे। मलिन ने सिर हिलाया, फिर वह हवेली के बाहर चुपचाप खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार करते हुए मलिन की नजर जागीर पर टिक गई। हालांकि उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसे हल्का सा एहसास हुआ कि जागीर में कई जादूगर मौजूद हैं। पूरा शेडिसन मनोशांत लग रहा था, लेकिन असल में वहां चहल पहल थी। यहाँ सुरक्षा भी बेहद कड़ी थी। मलिन को शेडिसन के कबीले की स्थिति के बारे में पता नहीं था क्योंकि वह भी अभी टॉले शहर पहुंचा था। युवा महिला लॉरिनका, ये जादूगर आपसे मिलना चाहता था। जल्द ही एलिमेंटल तलवारबाज एक महिला जादूगर को बाहर ले आया। महिला जादूगरनी थकी हुई लग रही थी। हल्के नीले रंग के जादूगर के वस्त्र से उसका सिर बड़े से हुड के नीचे ढका हुआ था। केवल मलिन की असाधारण दृष्टि ही जादूगरनी के भावों को पढ़ पा रही थी। जादूगर मलिन। जादूगरनी चौंक कर चिल्लाई। इसके बाद उसने अपना बड़ा हुड नीचे खींचकर अपनी थकान भरी अभिव्यक्ति दिखाई। जादूगर लॉरिनका, हम फिर मिलेंगे। मलिन ने हल्की मुस्कान के साथ शांतिपूर्वक उत्तर दिया। लॉरिनका जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़कर मलिन को देखने लगी। उसके बाद उसे कुछ सूझा और उसके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में पूछा, जादूगर मलिन, क्या तुम पहले स्तर के जादूगर बन गए हो? ऐसा लग रहा था कि लॉरिनका को मलिन के मामलों के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने ये पूछा। मलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल, मैं पहले से ही डार्क मैजिक रीजन का आधिकारिक सदस्य हूँ। मुझे आज भी तुमसे किया अपना वादा याद है। मलिन ने वादा किया था कि जब वह प्रथम स्तर का जादूगर और डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बन जाएगा, तो वह लॉरिनका को अपना सेवक बना लेगा। यही लॉरिनका की आखिरी इच्छा भी थी जब उसने अनिच्छा से डार्क मैजिक क्षेत्र छोड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। लॉरिनका तुरंत ही भावनाओं से अभिभूत हो गई। वह मलिन को घूरती रही और बहुत देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अध्याय 246, अराजकता से पहले आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। एक विशाल कमरे में भारी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। मलिन ने लॉरिनका की पीठ को धीरे से सहलाया और उसे अपनी बाहों में बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटा हुआ देखा। मलिन ने शांति से कहा, लॉरिनका, मेरे साथ डार्क मैजिक क्षेत्र में चलो। तुम्हें कबीले में रहकर एक और दिन असहाय और अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। मलिन, लॉरिनका के कमरे की हालत और उसके आसपास के लोगों के व्यवहार से समझ गया था कि कबीले में उसका जीवन सहज नहीं था। जैसा कि लॉरिनका ने पहले कहा था, डार्क मैजिक क्षेत्र से निकाले जाने के बाद उसे एक ऐसी महिला माना गया था जो क्षमताहीन थी। कबीला अब उसे संसाधन उपलब्ध नहीं कराता था। उसका जीवन घुमंतु जादूगरों के जीवन से कमतर हो जाता था। वास्तविकता को देखते हुए लॉरिनका ने जो कुछ कहा था, वह किसी भी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। लॉरिनका ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और धीरे से कहा, जरूर, लेकिन डार्क मैजिक रीजन वापस जाने से पहले मुझे अपने पिता को पूरी स्थिति समझानी होगी। खैर, मैं शेडिसन कबीले का हिस्सा हूँ। मलिन ने सिर हिलाया। फिर उसे शेडिसन कबीले की कड़ी सुरक्षा का ख्याल आया।
कई जादूगर जागीर के आसपास छिपे हुए लग रहे थे और माहौल काफी भारी था। लॉरेन क्या हो रहा है? शेडिसन कबीले में बहुत सारे जादूगर छिपे हुए हैं। मलिन ने जिज्ञासा से लॉरेन से पूछा। इस बीच, इस बात का जिक्र सुनते ही लॉरेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। फिर, वह मलिन के पास लेटकर उसे समझाने लगी। टोले शहर में अब ये बात कोई राज नहीं रही। 1 महीने पहले, संयोग से हमारे कबीले को एक खजाना मिला था। खजाना, ये सही है, खजाना। यह एक किंवदंती है जो मोल्टा साम्राज्य के युग से चली आ रही है। ये कभी न खत्म होने वाली किताब का पहला खंड है। लॉरेन के ये कहने के बाद मलिन को तुरंत नेवर एंडिंग बुक के बारे में कुछ जानकारी याद आ गई। अब वह कोई नौसिखिया नहीं था जिसने अभी अभी डार्क मैजिक क्षेत्र में कदम रखा था। स्वाभाविक रूप से उसे कुख्यात खजाने, नेवर एंडिंग बुक के बारे में थोड़ा बहुत पता था। मोल्टा साम्राज्य के जमाने से ही कभी न खत्म होने वाली किताब की कहानी चली आ रही थी। कोई भी आम जादूगर इसके बारे में जानता होगा, लेकिन असल जिंदगी में इसके प्रकट होने से कई लोग सचमुच हैरान रह गए थे। ये नेवर एंडिंग बुक का केवल पहला खंड है जिसमें प्रथम स्तर से लेकर तृतीय स्तर तक के कुछ मंत्रों का वर्णन है। स्पेलकास्टर संगठनों के ज्यादातर जादूगरों को इसमें रुचि नहीं होगी। मलिन जानता था कि नेवर एंडिंग बुक के पहले खंड में केवल प्रथम स्तर से तृतीय स्तर तक के मंत्र ही थे, उसे इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। उसे बस इतनी सी बात असामान्य लगी कि ऐसी पौराणिक वस्तु का अस्तित्व है। कई जादूगर संगठनों के पास सभी प्रकार के मंत्र, कीमिया और रेनोलॉजी मौजूद थे। पहले खंड के भीतर मंत्र प्राप्त करना काफी आसान था। लॉरेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जादूगर संगठनों के जादूगर अपने काम पर बहुत गर्व करते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें कभी न खत्म होने वाली किताब के पहले खंड में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हो सकता है कि दूसरा खंड उन्हें दिलचस्प लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे जादूगरों को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। टॉले शहर में एक और जादूगर कबीला, डोरेट कबीला, लंबे समय से कभी न खत्म होने वाली किताब चाहता है। अन्य घुमंतू जादूगर भी इसके लिए होड़ में हैं। वे पहले खंड में दर्ज मंत्रों में रुचि रखते हैं। कबीले के उच्च अधिकारी इसके जोखिम से वाकिफ हैं। अगर वे जल्द ही लोगों को जवाब नहीं देते, तो डोरेट कबीला घुमंतू जादूगरों को इकट्ठा करके हमारे कबीले को नुकसान पहुंचा सकता है। मलिन ने जानबूझकर सिर हिलाया। शेडिसन कबीले का प्रभाव बहुत कम था। सबसे शक्तिशाली तो ज्यादा से ज्यादा चौथे स्तर का जादूगर था। उनकी कुल क्षमता फ्लोटिंग सिटी के डेलमैन कबीले से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। शेडिसन कबीले पर इस समय बहुत बड़ा बोझ था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शेडिसन जागीर पर अब इतनी कड़ी सुरक्षा थी। लॉरेन ने आगे कहा, उच्च अधिकारी जानते हैं कि इस स्थिति में वे पहला खंड नहीं रख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वे डोरेट्स की धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहते थे, इसलिए वे 2 दिन में टॉले शहर आने वाले सभी जादूगरों के सामने पहला खंड सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की योजना बना रहे हैं। कभी न खत्म होने वाली किताब का सार्वजनिक रूप से खुलासा करें। मलिन हैरान रह गया। हालांकि, जब उसने ध्यान से सोचा, तो वह उनके फैसले से सहमत हो गया और यही स्थिति का सबसे अच्छा समाधान था। इस तरह, डोरेट कबीले के पास शेडिसन कबीले को कभी न खत्म होने वाली किताब सौंपने के लिए मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके अलावा, इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से डोरेट कबीले की भटकते जादूगरों को इकट्ठा करने की योजना भी बंद हो जाएगी। यह एक तीर से 2 निशाने मारने जैसा था, सिवाय इसके कि नेवरएंडिंग बुक के मंत्र अब शेडिसन कबीले के निजी अधिकार में नहीं रहेंगे। इसका शेडिसन कबीले पर निश्चित रूप से एक खास असर होगा। हालांकि, कभी न खत्म होने वाली किताब को जेब में डालने के कारण कबीले के विनाश के संभावित संकट की तुलना में ऐसा नुकसान कुछ खास नहीं था। पूरी स्थिति समझने के बाद मलिन को यह भी समझ आ गया कि टॉले शहर में लोगों की इतनी भीड़ क्यों थी। कई जादूगर इसी वजह से टॉले शहर की ओर भाग रहे थे। यहाँ अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात उन भाई बहनों से हुई थी जो किसी काम से टॉले शहर की ओर भाग रहे थे। हो सकता है कि यह सब कभी न खत्म होने वाली किताब से जुड़ा हो। मलिन बस नेवर एंडिंग बुक के बारे में जानने को उत्सुक था। जहां तक पहले से तीसरे स्तर के मंत्रों का सवाल है, मलिन उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि डार्क मैजिक क्षेत्र में उसके पास बहुत सारे योगदान बिंदु थे। वह पहले से छठे स्तर तक के किसी भी मंत्र के बदले में उन्हें प्राप्त कर सकता था। इसलिए नेवर एंडिंग बुक में शामिल मंत्र मलिन को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते थे। लॉरेन अब अपने कबीले को बताओ और मेरे पीछे डार्क मैजिक क्षेत्र में आओ। मलिन ने धीमी आवाज में कहा। वह ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहता था, वह जल्द से जल्द डार्क मैजिक क्षेत्र में लौटना चाहता था। बेल स्पेस में धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति जमा करने के कारण डार्क मैजिक क्षेत्र में लौटने तक उसकी मानसिक शक्ति दूसरे स्तर का जादू बनाने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। लॉरेन ने सिर हिलाया, फिर कपड़े पहने और कमरे से बाहर चली गई। मलिन एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी लॉरेन के पीछे पीछे चलता रहा। कुल के नेता, पिछले कुछ दिनों में टॉले शहर में कई शक्तिशाली जादूगर दिखाई दिए हैं, खासकर चौथे स्तर के घुमंतू जादूगर। वे सभी दिखाई देने लगे हैं।
ये सही है, पहले से ही कई तृतीय स्तरीय जादूगर मौजूद हैं। अब चतुर्थ स्तरीय जादूगरों के साथ, भले ही वे घुमंतु जादूगर हों, स्थिति और भी भयावह हो गई है। ये घुमंतु जादूगर चतुर्थ स्तरीय जादूगर बनने में सक्षम थे। कौन जानता है कि यह कितना मुश्किल होता। ये लोग मुसीबत हैं। खासकर डोरेट कबीला। ऐसा लगता है कि वे अभी भी इन तीसरे और चौथे स्तर के जादूगरों से संपर्क कर रहे हैं। कबीले के सरदार, जब हम 2 दिन बाद सार्वजनिक रूप से कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा करेंगे, तो अगर डोरेट कबीला हम पर हमला कर दे, तो हम क्या करेंगे? एक छोटे से कमरे में लगभग 10 जादूगर ठूंसे हुए थे। ये सभी जादूगर चिंतित भाव से अपनी एकत्रित जानकारी बता रहे थे। कमरे में मौजूद जादूगरों का जायजा लेते हुए रिन शांत दिखाई दिए। ये लोग शैडिसन कबीले की मुख्य ताकतें थीं, वे तीसरे दर्जे के जादूगर थे। शैडिसन कबीले को हाल ही में नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड प्राप्त हुआ था। माना जा रहा था कि यह कबीले के लिए सफलता का एक मौका था, लेकिन जानकारी लीक होने के बाद यह मौका एक बड़ी मुसीबत में बदल गया। अगर इस मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया गया, तो शैडिसन कबीला टॉले शहर से हमेशा के लिए गायब हो सकता था। पिछले महीने शैडिसन कबीले के नेता के रूप में जादूगर रिन की उम्र बहुत बढ़ गई थी। वह हर दिन पूरी ताकत से संभावित समाधानों के बारे में सोच रहा था। अंततः उसके दिमाग में कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक को सार्वजनिक करने का विचार आया, ताकि वह घूमते हुए जादूगरों को इकट्ठा करने और शैडिसन कबीले पर हमला करने की डोरेट कबीले की योजना को ध्वस्त कर सके। हालांकि कभी ना खत्म होने वाली किताब के प्रकट होने से पहले हर तरह की दुर्घटनाएं कभी भी घटित हो सकती थीं। इन आखिरी दिनों में पूरा शैडिसन कबीला चिंता से व्याकुल था। वे अपनी सतर्कता में ढील नहीं बरत सकते थे। इन तृतीय स्तरीय जादूगरों की रिपोर्ट सुनने के बाद जादूगर राइन धीरे से खड़ा हुआ और शांति से घोषणा की, इसकी चिंता मत करो। ये घुमंतु जादूगर केवल कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक की प्रतिष्ठा के कारण यहाँ हैं। 2 दिनों में, जब मैं कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक में निहित मंत्रों का खुलासा करूंगा, तो वे स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। डोरेट कबीले की बात करें तो हम टॉले शहर में इतने सालों से लड़ रहे हैं, हम एक और लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अगर वे सचमुच हम पर हमला करते हैं, तो शैडिसन कबीला भी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, इसलिए तैयार हो जाए। 2 दिनों में, जब तक कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मैं चौथे स्तर के जादूगर की उपस्थिति का अनुरोध करूंगा। जादूगर राइन की धीमी आवाज ने लोगों को शांत कर दिया। कई जादूगर जो शुरू में उत्तेजित थे, अब धीरे धीरे शांत हो गए। ठीक है, वैसे भी कबीले के नेता रिंद ने ही कभी ना खत्म होने वाली किताब हासिल की थी। कबीले के एक जादूगर ने अनजाने में ये जानकारी लीक कर दी थी, जिससे कबीले पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिर आपने ही इस समस्या को सुलझाने के लिए कभी ना खत्म होने वाली किताब को सार्वजनिक करने का सुझाव दिया था। हम आपकी हर बात मानेंगे। कई जादूगर जादूगर राइंड पर बहुत अधिक भरोसा करते थे, क्योंकि वे जादूगर राइंड द्वारा सुझाई गई हर बात को ध्यान से सुनते थे। जादूगर राइंड ने सिर हिलाया और उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट था। शैडिसन कबीले में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लगभग पूर्ण अधिकार वाला व्यक्ति। राइंड के प्रयासों की बदौलत ही शैडिसन कबीला पिछले कुछ सालों में अपने प्रतिद्वंद्वी डोरेट कबीले के खिलाफ धीरे धीरे खड़ा हो पाया था। अच्छा, तुम्हें तैयारी जारी रखनी चाहिए। अपनी बात पूरी करने से पहले ही एक युवा जादूगर तेजी से कमरे में आया। उसने सावधानी से रिन से कहा, कुल के नेता युवती लॉरिनका यहाँ हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। लॉरिनका। रिन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर तक याद किया। उसके कई बच्चे थे। वंश बढ़ाने के लिए रिन ने कई औरतों से शादी की थी और अनगिनत बच्चे पैदा किए थे, जिनमें से कई खास अच्छे नहीं थे। उसे उनके नाम भी याद नहीं थे। ये स्पेल कास्टर कुलों में बहुत आम था, क्योंकि हर बच्चे में स्पेल कास्टर गुण नहीं होता था। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसे पर्याप्त बच्चे पैदा करने पड़ते थे। कुछ देर सोचने के बाद रिन को आखिरकार लॉरिनका की याद आ गई, क्योंकि वह इससे पहले डार्क मैजिक रीजन में शामिल हो चुकी थी। वह कबीले की सबसे बेहतरीन जादूगरों में से एक थी। हालांकि जब लॉरिनका को डार्क मैजिक क्षेत्र से निकाल दिया गया, तो रिंद उसे अब उतना महत्वपूर्ण नहीं समझता था। कुछ सालों बाद रिंद को याद ही नहीं रहा कि उसकी कोई ऐसी बेटी भी है। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं जादूगरों के साथ किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहा हूँ? लॉरिनका को किस बात पर चर्चा करनी है? मैं उससे नहीं मिल रहा हूँ। रिंद का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कबीले के सरदार, लगता है यंग लेडी लॉरिनका के पीछे कोई अनजान जादूगर है। उसने वो चोगा पहना हुआ है जो डार्क मैजिक रीजन के किसी आधिकारिक सदस्य के लिए होता है। ये जादूगर भी एक प्रथम स्तरीय जादूगर था। वह डार्क मैजिक क्षेत्र के वस्त्रों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त जानकार था, इसलिए उसने रिन को इसकी सूचना देने का साहस किया। डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य। रिन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। लॉरिनका को अंदर भेज दो।
जादूगर रिंड ने सिर हिलाया। उसे लॉरेन्का की परवाह नहीं थी, जिसमें अब कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उसे डार्क मैजिक रीजन के आधिकारिक सदस्य के साथ ठीक से पेश आना होगा। अध्याय 247 अराजकता से पहले 2। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। जल्द ही बाहर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। लॉरेन्का सबसे आगे चल रही थी, उसके पीछे एक जवान दिखने वाला जादूगर चल रहा था जिसने काले जादूगर का चोगा पहना हुआ था। कमरे में मौजूद जादूगरों की नजर तुरंत उस युवा जादूगर के काले वस्त्र पर पड़ी। जब उन्होंने वस्त्र पर बने अनोखे निशान को देखा तो उनकी नजर थोड़ी बदल गई। ये डार्क मैजिक क्षेत्र के किसी आधिकारिक सदस्य के लिए अनोखा वस्त्र था, इसमें कोई शक नहीं था। लॉरेन्का द्वारा लाया गया स्पेल कास्टर वास्तव में डार्क मैजिक क्षेत्र का एक आधिकारिक सदस्य था। ये सोचकर जादूगर राइंड हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। लॉरेन्का, तुम हमारा परिचय क्यों नहीं कराती? डार्क मैजिक क्षेत्र का ये जादूगर कौन है? लॉरेन्का ने मलिन की ओर देखा और सिर हिलाया। उसने धीरे से जवाब दिया, पिताजी, ये जादूगर मलिन है। वह अभी अभी डार्क मैजिक क्षेत्र का आधिकारिक सदस्य बना है। वह मुझे डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस ले जाने आया है। तुम्हें डार्क मैजिक क्षेत्र में वापस ले जाऊं? रिंड थोड़ा स्तब्ध था। वह जानता था कि लॉरेन्का पहले डार्क मैजिक रीजन की एक अस्थायी सदस्य थी, लेकिन 3 साल बाद डार्क मैजिक रीजन की स्थिति तक न पहुंच पाने के कारण उसे निष्कासित कर दिया गया था। क्या अब भी वह वापस जा सकती है? इस बार मलिन आगे बढ़ा और शांति से स्थिति समझाई। जादूगर रिंड, मैंने लॉरेन्का से वादा किया था कि जब मैं आधिकारिक सदस्य बनूंगा तो उसे अपनी नौकरानी बनाऊंगा। जादूगर राइंड को अचानक स्थिति समझ आ गई। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सेवक का असल मतलब क्या होता है। हालांकि उसकी सामाजिक स्थिति कम थी, फिर भी भविष्य में उसे बेहतर बनने का मौका मिल सकता था अगर वह एक ऐसे जादूगर की सेवा करे जो अभी अभी प्रथम स्तरीय जादूगर बना हो। ये कबीले में रहने से कहीं बेहतर था। इस प्रकार रिंड ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं लॉरेन्का को जादूगर मलिन के हाथों में छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी यह असंभव है। ये 2 दिन के भीतर होना चाहिए। जब कबीला मौजूदा संकट से उबर जाएगा तब तुम टॉले शहर से विदा ले सकते हो। मुझे विश्वास है कि लॉरेन्का ये बात समझ पाएगी। शेडिसन कबीले के जादूगर होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिंड ने मलिन और लॉरेन्का को दूर करने के लिए हाथ हिलाया। जवाब में मलिन ने थोड़ा झुककर शांत भाव से देखा। रिंड को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि मलिन कौन था। मलिन द्वारा फ्लोटिंग सिटी में वाइस को मार डालने की खबर शायद अभी टॉले सिटी तक नहीं पहुंची होगी। यह इस तरह से बेहतर है क्योंकि यह कम परेशानी वाला होगा। हालांकि मुझे अभी भी 2 दिन और इंतजार करना होगा। यह अच्छा है कि मैं पौराणिक कभी न खत्म होने वाली किताब पर एक नज़र डाल सकता हूं। मलिन के मन में कुछ विचार कौंधे, फिर वह लॉरेन्का के साथ चला गया। ठीक है, सब लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लो, खासकर डोरेट कबीले पर नजर रखना। हम 2 दिनों में कोई गलती नहीं कर सकते। राइंड ने गंभीर भाव से कहा। बाकी जादूगरों ने भी सिर हिलाया। इसके बाद रिंड ने हाथ हिलाकर इन जादूगरों को भगा दिया। कबीले का नेता। जब जादूगर जाने ही वाले थे तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा जादूगर अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया, ओह, जादूगर लोबिस, आपका कोई सवाल है? रिंड ने कमरे में बैठे बूढ़े जादूगर की ओर देखते हुए पूछा। जादूगर लोबिस ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अनिश्चितता भरे भाव से जवाब दिया, कबीले के सरदार, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। मलिन नाम का जादूगर जिसे युवती लॉरेन्का ने लाया था, मुझे डर है कि वह दिखने में जितना है उससे कहीं ज्यादा है। जादूगर लोबिस, क्या आप इस जादूगर मलिन को जानते हैं? जादूगर रिंड ने धीरे से पूछा। कमरे से बाहर जाने वाले जादूगरों ने अपने कदम क्रमशः रोक लिए, उनकी निगाहें जादूगर लोबिस पर टिकी थीं। लोबिस ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ समय पहले मुझे कुछ घूमते हुए जादूगरों से सूचना मिली थी। ओज़मू का आधिकारिक सदस्य, 3रे स्तर का जादूगर वाइस, एक प्रतिभाशाली जादूगर को लुभाने के लिए फ्लोटिंग सिटी गया था। अंततः उसे डार्क मैजिक क्षेत्र के एक जादूगर ने रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और अंततः वाइस हार गया। डार्क मैजिक क्षेत्र के जादूगर का नाम मलिन है। क्या वाइस भी मर गया? रिंड के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी नज़र दरवाजे से हटकर उस दिशा में टिक गई जहां मलिन और लॉरेन्का गए थे। उसकी आंखों में उत्सुकता की एक झलक दिखाई दे रही थी। डोरेट कबीले का स्थान अच्छी तरह से रोशन था। कई तृतीय स्तरीय जादूगर एक जगह इकट्ठे हुए थे। बैठक का नेतृत्व कर रहा था लंबा और गंभीर दिखने वाला जादूगर रायमुंडो, जिसने नीले रंग का जादूगर का चोगा पहना हुआ था। कबीले के सरदार, हमारे पास 2 दिन और बचे हैं। शेडिसन कबीला कभी न खत्म होने वाली किताब का पहला खंड उजागर करेगा। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इस जानकारी के बाहर आने के बाद जो घुमंतु जादूगर इससे पहले हमारे संपर्क में थे, वे अब हमसे संपर्क नहीं रख पाएंगे। वे शेडिसन कबीले से हमारे साथ नहीं लड़ रहे हैं। ये सही है, कबीले के नेता।
अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कि शेडिसन कबीला इस संकट से उबर नहीं पाएगा। शुरुआत में शेडिसन ने हमारे डोरेट कबीले पर थोड़ा बहुत काबू पा लिया था। अगर उनके पास नेवरएंडिंग बुक के सभी मंत्र हैं तो भी हम उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। कई जादूगरों ने कबीले के नेता जादूगर रेमुंडो के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की। जादूगर रायमुंडो भी भौंचक्का था। शुरू में तो यह अच्छी बात थी कि शेडिसन कबीले को कभी न खत्म होने वाली किताब मिल गई थी। जवाब में रायमुंडो ने तुरंत ये खबर फैला दी और शेडिसन कबीले पर दबाव बनाने के लिए कई ताकतवर घुमंतू जादूगरों से संपर्क किया। अगर शेडिसन कबीला जवाबी हमला करता तो वह उन घूमते हुए जादूगरों को शेडिसन कबीलों का सफाया करने के लिए भी उकसा सकता था। उस समय डोरेट कबीला पूरे टोले शहर पर कब्जा कर सकता था। शेडिसन कबीले से लड़ने और उसे नष्ट करने में सक्षम होना नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड को प्राप्त करने की तुलना में और भी बड़ी उपलब्धि होती। हालांकि शेडिसन कबीला अब किताब को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना चाहता था। इससे रायमुंडो की योजना पूरी तरह से विफल हो गई और कोई भी घुमंतू जादूगर डोरेट कबीले के साथ शेडिसन कबीले से लड़ने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। घूमते जादूगरों के बिना डोरेट कबीला अकेले शेडिसन कबीले को नष्ट नहीं कर सकता था। जल्दबाजी मत करो, मेरे पास एक योजना है, रेमुंडो ने अचानक धीमी आवाज में कहा। सभी जादूगर तुरंत चुप हो गए। आप क्या सोच रहे हैं, कबीले के नेता? रायमुंडो ने कुछ देर सोचा। वह जानता था कि अगर वह चुप रहा तो जादूगरों में असंतोष पैदा हो जाएगा। डोरेट कबीले में उसकी सामाजिक स्थिति उस समय स्थिर नहीं थी। इसलिए रायमुंडो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी टोले शहर में पहुंचे कुछ चौथे स्तर के घुमंतू जादूगरों से संपर्क किया है, खासकर बूढ़े उबिक से। वह हमारे साथ शेडिसन कबीले से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसे नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड लेना होगा। चौथे स्तर का जादूगर। नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में केवल पहले से तीसरे स्तर तक के ही मंत्र हैं। यूबिक चौथे स्तर का जादूगर है, उसे पहले खंड की क्या जरूरत है? इन जादूगरों ने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया और समझा कि चौथे स्तर के जादूगर को मनाना आसान काम नहीं होगा। रायमुंडो अचानक मुस्कुराया और धीरे से बोला, नेवरएंडिंग बुक का पहला खंड स्वाभाविक रूप से चौथे स्तर के जादूगर को आकर्षित नहीं करता। लेकिन अगर मैं कहूं कि पहले खंड में ही दूसरे खंड या यहां तक कि तीसरे खंड के सुराग मौजूद हैं, तो क्या होगा? उसके बाद खत्म होते ही उसके नीचे खड़े सभी जादूगरों ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनकी निगाहें अविश्वास से रायमुंडो पर टिकी थीं। नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में दूसरे खंड या यहां तक कि तीसरे खंड के सुराग हैं। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? यदि कभी न समाप्त होने वाली पुस्तक के दूसरे या तीसरे खंड के सुराग होते तो यह चौथे स्तर के जादूगरों को बहुत पसंद आता। रायमुंडो ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में दूसरे खंड के सुराग हैं या नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम डोरेट कबीले के लोगों ने इस बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है। हे, इस जानकारी के साथ हम चौथे स्तर के जादूगरों को कैसे लुभाने से बच सकते हैं? डोरेट कबीले को नेवरएंडिंग बुक की जरूरत नहीं है, हम तो बस शेडिसन कबीले का विनाश चाहते हैं। रेमुंडो के चेहरे पर पागलपन और खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। शेडिसन कबीले के एक कमरे में मलिन ने शांत स्वर में लॉरेन्का से पूछा, क्या तुम्हारे पिता चले गए हैं? लॉरेन्का ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया पर सिर हिला दिया। हाँ, मैंने अपने पिता को तुम्हारे जवाब के बारे में बता दिया है। मुझे लगता है कि अब वे नहीं आएंगे। मलिन ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि लॉरेन्का के पिता शेडिसन कबीले के कुल नायक जादूगर राइंड को किसी तरह उसकी पहचान का पता चल गया था और उन्हें पता था कि उसने ओज़मू के जादूगर वीस को मार डाला है। इसलिए जादूगर राइंड ने 2 दिनों में नेवरएंडिंग किताब के खुलासे के दौरान मलिन से मदद मांगने की पूरी कोशिश की। हालांकि मलिन ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। वह केवल लॉरेन्का की तलाश में शेडिसन कबीले में था। उसे स्पेलकास्टर कबीलों के बीच संघर्ष में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मलिन बस चुपचाप इंतजार करना चाहता था और 2 दिन बाद उस पौराणिक कभी न खत्म होने वाली किताब को देखना चाहता था। फिर वह टोले शहर छोड़कर डार्क मैजिक क्षेत्र लौट जाएगा। शेडिसन कबीले के मामलों के संबंध में मलिन इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था। जादूगर राइंड के जाने के बाद से बाहर सन्नाटा छा गया था। हालांकि मलिन की विशिष्ट पहचान के कारण उसे भी एक विशेष अतिथि की तरह माना जाता था। किसी की भी मलिन और लॉरेन्का को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। ध्यान करने के बजाय मलिन खड़ा हुआ और अपना चोगा उतारकर अपना मांसल शरीर प्रकट किया। एक साधारण जादूगर की तुलना में मलिन का शरीर भयानक माना जा सकता था। मलिन ने 4 रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियां प्राप्त की थीं और कई वर्षों से उनका अभ्यास कर रहा था। इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद मलिन का शरीर अब भयानक रूप से कठोर हो गया था। उसका शरीर किसी तृतीय स्तरीय मौलिक तलवारबाज जैसा लग रहा था।
हालांकि जब मलिन ने चौथी राहत मूर्ति का अभ्यास शुरू किया तो उसके शरीर में बेहद धीमी गति से सुधार हो रहा था। शुरुआत में मलिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वह बस हर दिन इसका अभ्यास करता रहा। कुछ सालों तक लगातार अभ्यास करने के बाद आखिरकार एक बदलाव आया। हाल ही में मलिन हमेशा ऊर्जावान रहने लगा था, मानो उसके शरीर में असीम शक्ति समाहित हो। कभी कभी उसका शरीर गर्म हो जाता था। पहले तो मलिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन समय के साथ ऐसी अनुभूतियां और भी प्रबल होती गईं। यह अनुभूति सबसे ज्यादा तब स्पष्ट हुई जब मलिन चौथी रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा का अभ्यास कर रहे थे। इस प्रकार मलिन को यह महसूस हुआ कि इतने लंबे समय तक आसन का अभ्यास करने के बाद उसके शरीर में परिवर्तन आने लगा था। अध्याय 248 प्रकटीकरण। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। मलिन की रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति मोल्टा साम्राज्य की पीढ़ियों से चली आ रही थी। इसकी उत्पत्ति अब तक एक मिथक थी। ऐसा लगता था कि इसका शरीर को बेहतर बनाने के अलावा और कोई असर नहीं होता। जैसे जैसे किसी का शरीर एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है, आगे सुधार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नियमित रूप से राहत मूर्तिकला का अभ्यास करने के बावजूद मलिन के शरीर में लंबे समय से कोई सुधार नहीं हुआ था। अब जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है, तो मलिन स्वाभाविक रूप से अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चौथी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा के अनुसार अपना अभ्यास शुरू किया। मलिन को चौथी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह रहस्यमय किंतु जटिल मुद्राओं की नकल आसानी से कर सका। सामान्यतः मलिन इस आसन का अभ्यास केवल एक बार ही करते थे, तथापि उन्होंने महसूस किया कि आज उनके शरीर से अनंत ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। इसके साथ ही उसने इस आसन का बार बार अभ्यास किया, हर बार बढ़ती तीव्रता के साथ। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि हर बार उसकी ऊर्जा और भी प्रबल होती जा रही थी, जिससे उसके अंदर जोर से चीखने की इच्छा जागृत हो रही थी। मलिन ने उस वक्त अपना टॉप नहीं पहना था। उसकी गोरी त्वचा पर लाल नसें उभरने लगी, जिससे त्वचा के नीचे नसों का जाल दिखाई देने लगा और वह घिनौना और डरावना लगने लगा। इससे भी अधिक, नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि उसकी नसों में खून दौड़ रहा था। इस हलचल के साथ एक अजीब सी आवाज भी सुनी जा सकती थी। बूम! मलिन को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर फट गया हो। उसकी ऊंचाई अचानक बढ़ गई थी। हालांकि वह बूढ़े विल्सन से बहुत दूर था, जो एक छोटे से विशालकाय व्यक्ति जैसा दिखता था, फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा लंबा हो गया था। न केवल उसकी ऊंचाई बढ़ी, बल्कि उसके शरीर की हड्डियां भी झंझना उठी, उसकी मांसपेशियां और रक्त पहले से अधिक आपस में जुड़ गए। ताकत! मलिन ने अपनी हथेलियां हल्के से आपस में मिलाईं। उसे लगा कि वह सिर्फ जोर लगाकर ही एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के भारी कवच को आसानी से भेद सकता है। बम! मलिन ने अपनी बाहें चारों ओर घुमाईं। अचानक उसकी बाहें हवा में लहराईं और एक तीखी आवाज निकली। ये सब उसके शरीर की प्रबल शक्ति का ही परिणाम था। हवा में ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता से साफ जाहिर था कि वह चौथे स्तर के तत्व तलवारबाज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मलिन ने चौथी रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्रा का अभ्यास करने में वर्षों बिताए थे। हालांकि शुरू में इसका कोई असर नहीं हुआ, फिर भी मलिन ने इसका अभ्यास जारी रखा। अब जबकि मलिन का शरीर विकसित हो चुका था, या यूं कहें कि उन्नत हो चुका था, उसे एहसास हो रहा था कि उसका शरीर अंदर से बाहर तक बिल्कुल अलग था। उसकी ताकत चौथे दर्जे के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन से कहीं ज्यादा थी। उसे भी यकीन नहीं था कि वह कितना ताकतवर हो गया था। आइए देखें कि मेरी रक्षा और पुनर्प्राप्ति क्षमता कैसी हो गई है। मलिन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपनी अंगूठी से एक तेज खंजर निकाला। उसने खंजर को अपनी हथेली पर जोर से घुमाया। तस्क तस्क! खंजर से उसकी हथेली पर एक घाव सा बन गया, लेकिन इस हरकत से कई अजीब सी आवाजें निकलीं। उसकी हथेली को गौर से देखने पर खंजर के असर का बस एक हल्का सा निशान ही दिखाई दिया। मलिन ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि खंजर बेहद तेज था। फिर भी वह उसकी त्वचा को चीरता हुआ नहीं दिखा। ये सोचकर मलिन ने अपनी ताकत बढ़ाई और खंजर घुमाया। आखिरकार उसकी त्वचा पर एक लाल निशान उभर आया और घाव से खून टपकने लगा। मलिन ने जल्दी से अपना खंजर रखा और हथेली पर निशान देखा, तो पाया कि घाव तेजी से ठीक हो रहा था। कुछ ही पलों में बस एक हल्का सा निशान रह गया था। अनुभव करना! ये देखकर मलिन को भी गहरी सांस लेनी पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि रहस्यमयी मूर्ति की मुद्रा में इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उसका शरीर इतना बदल जाएगा। इसमें न केवल अविश्वसनीय शक्ति थी, बल्कि इसकी रक्षात्मक क्षमता भी उत्कृष्ट थी। अपनी अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता के अलावा मलिन किसी भी साधारण प्रथम स्तरीय जादूगर के विरुद्ध प्रबल हो सकता था, भले ही वह जादूगर न हो और मंत्रों का प्रयोग न कर सकता हो। बहुत सारा साम्राज्य! मलिन ने धीरे से बुदबुदाया। मोल्टा साम्राज्य हमेशा रहस्य में डूबा रहता था, जिससे दूसरों के लिए उसकी संपूर्णता को उजागर करना असंभव था। मोल्टा साम्राज्य से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्र, जादू के औजार, औषधियां और यहां तक कि दानव क्षमताएं भी अनगिनत जादूगरों के बीच हिंसक रूप से लड़ी जाती थीं।
रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति का भी अविश्वसनीय प्रभाव था। 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य ने मलिन का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यद्यपि वह इन रहस्यमयी नक्काशीदार मूर्तियों के सटीक उपयोग को नहीं जानता था, फिर भी मलिन को यह एहसास था कि ये मुद्राएं केवल शारीरिक बनावट को ही बेहतर नहीं बनाती। बहरहाल, यह उभरी हुई मूर्ति चाहे जो भी रही हो, मलिन के लिए फायदेमंद ही रही। उसका शरीर अब पूरी तरह विकसित हो चुका था और उसकी समग्र क्षमता में भी जबरदस्त सुधार हुआ था। इस प्रकार, मलिन अपने कमरे में अपने शरीर के नए विकास से परिचित होता रहा। 2 दिन बाद, टॉले शहर और भी व्यस्त हो गया था। आज ही वह दिन था जब शेडिसन कबीले ने कभी ना खत्म होने वाली किताब को जनता के सामने पेश करने की योजना बनाई थी। शेडिसन मनों के प्रवेश द्वार पर कई घूमते हुए जादूगर आ पहुंचे थे। शेडिसन मनों के बाहर लोगों की भीड़ थी, जगह इतनी भीड़ थी कि लोग हिलडुल भी नहीं सकते थे। कई जादूगरों की मनःशक्ति शेडिसन मनों को बेधड़क होकर देख रही थी और मनों के अंदर हर चीज की हलचल पर नजर रख रही थी। चरमराहट। जल्द ही दरवाजा खोल दिया गया और जादूगर रिंग धीरे धीरे शेडिसन कबीले के तीसरे स्तर के जादूगरों के साथ मनों के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। इन जादूगरों के प्रवेश के साथ ही कई प्रथम स्तरीय और द्वितीय स्तरीय जादूगर जागीर के भीतर से प्रकट होने लगे। उन्होंने जादूगर आइंड को घेर लिया और आसपास के वातावरण पर सतर्कता से नजर रखने लगे। हालांकि कुछ घुमंतु जादूगर असंतुष्ट थे, लेकिन टॉले शहर में शेडिसन कबीला एक बेहद जिद्दी कबीला था। यह एक बहुत ही प्रभावशाली कबीला था। जब तक शेडिसन ने कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा नहीं कर दिया, तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनसे उलझे। जादूगर आइंड ने भीड़ पर नजर डाली और भीड़ में कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। वह जानता था कि ये लोग डोरे कबीले के जादूगर थे। वे भीड़ के बीच छिपे हुए थे और मौका मिलते ही मुसीबत खड़ी करने की ताक में थे। हालांकि, ये जानते हुए कि उसने सब कुछ ठीक से तैयार कर लिया है, जादूगर आइंड ने अपना संयम बनाए रखा। तभी उसकी नजर उस युवा जादूगर पर पड़ी, जो भीड़ में लॉरेन्का के बगल में काले वस्त्र पहने खड़ा था। उसने यहीं रहने का फैसला किया था। हालांकि उसने मदद का वादा नहीं किया था, फिर भी अच्छा है कि वह यहीं रहे। जादूगर रिंड को मलिन की असली पहचान के बारे में पता था। जादूगर रिंड मलिन की असली पहचान जानता था, एक जादूगर जो ओज़मू के प्रतिभाशाली जादूगरों को खत्म करने में सक्षम था और डार्क मैजिक क्षेत्र में बहुत सम्मानित था। अपनी हैसियत और अपार शक्ति के साथ, अगर शेडिसन को लॉरेन्का की रक्षा करने की जरूरत पड़ी, तो मलिन पीछे नहीं हटेगा। जादूगर रिंड ने मलिन के लिए एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण सुनिश्चित किया था, इसलिए वह पिछले 2 दिनों से मलिन की तलाश में नहीं लगा था। सभी शेडिसन कबीले को भाग्य से कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक का पहला खंड प्राप्त हुआ है। यह मेरे शेडिसन कबीले का सौभाग्य है, लेकिन हम इस खजाने को अपनी जेब में नहीं डालना चाहते। इसीलिए हमने सभी जादूगरों को यहाँ आने और किंवदंतियों की चमत्कारी कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक देखने के लिए आमंत्रित किया है। जादूगर आइंड ने सबसे पहले भीड़ पर नजर डाली और जोर से घोषणा की। चाहे जो भी हो, ये घूमते हुए जादूगर भाग्यशाली माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा करने का प्रस्ताव रखा था। अपनी आंखों से विभिन्न प्रकार के मंत्र मॉडल देख पाना वैसा ही था जैसे बिना किसी प्रयास के प्रथम स्तर से तृतीय स्तर तक के कई मंत्र प्राप्त करना। ये देखते हुए कि भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, जादूगर रिंड ने सिर हिलाया और कुछ जादूगर तुरंत उसके पास आ गए। ये जादूगर शेडिसन कबीले के तीसरे दर्जे के जादूगर थे। इन्हें शेडिसन कबीले की मुख्य शक्तियां माना जाता था। रिंड की रक्षा करना उनके लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच था। इससे ये भी पता चलता था कि वे कभी ना खत्म होने वाली किताब को कितना महत्व देते थे। स्विश, एक सफेद रोशनी चमकी और जादूगर राइंड के हाथों में एक मोटी धागे से बंधी किताब आ गई। किताब बहुत ही नाजुक ढंग से लिखी गई थी और उसमें से सफेद रोशनी की लड़ियां निकल रही थीं, जो देखने में बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। यह एक पौराणिक कभी न खत्म होने वाली किताब थी। हालांकि यह केवल पहला खंड था, फिर भी इसने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यहाँ तक कि भीड़ में मौजूद मलिन भी जादूगर राइंड के हाथों में कभी न खत्म होने वाली किताब देखने के लिए ललचा गया। ये कभी न खत्म होने वाली किताब है। मलिन बुदबुदाया। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने अपनी माइंड पावर से किताब भी जांची, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जादूगर राइंड, जल्दी से कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा करो। ठीक है, जल्दी से उस कभी ना खत्म होने वाली किताब का खुलासा करो। आइए, उस पौराणिक कभी ना खत्म होने वाली किताब पर एक नज़र डालें। तो इसमें किस तरह के मंत्र दर्ज हैं? कई जादूगर उस तुच्छ सी दिखने वाली कभी ना खत्म होने वाली किताब को देखकर चिल्ला उठे। वे जादूगर राइंड से उस किताब को प्रकट करने का अनुरोध कर रहे थे। जादूगर रिंड ने गहरी सांस ली। कभी न खत्म होने वाली किताब दिखाना एक मजबूरी थी क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। शेडिसन कबीला आखिरकार एक कमजोर जादूगर कबीला ही था। अगर शेडिसन कबीले में भी उन जादूगर संगठनों की तरह 7वें, 8वें या 9वें स्तर के जादूगर मौजूद होते, तो कौन कबीले को कभी ना खत्म होने वाली किताब खुलेआम दिखाने के लिए मजबूर कर सकता था?
हालांकि असंतुष्ट होने के बावजूद जादूगर रिंड को इस समय कभी न खत्म होने वाली पुस्तक को प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया गया था। खुला। जादूगर राइंड ने तुरंत उसे खोल दिया। मोटी, कभी न खत्म होने वाली किताब धीरे धीरे खुलती गई, जिससे किताब के चारों ओर प्रकाश की लड़ियां दिखाई देने लगीं और उसके चारों ओर एक पवित्र और रहस्यमयी वातावरण छा गया। स्वूश स्वूश स्वूश, कभी न खत्म होने वाली किताब से प्रकाश के स्तंभ निकले। ये सफेद रोशनियां तेजी से हवा में ही मंत्र मॉडल में बदल गईं, हर एक को कुछ सेकंड के लिए हवा में ही रखा गया। उसके बाद सफेद रोशनी बदलती रही और एक और मंत्र मॉडल में बदल गई। इसमें फ्यूरियस फ्लेम, गार्जियन मॉन्यूमेंट वगैरह भी है। मलिन विस्मय से हवा में लटके मंत्रों के मॉडलों को देखता रहा। सफेद रोशनी में हर तरह के मंत्र प्रदर्शित थे, आसान से लेकर जटिल तक। मलिन किताब में दर्ज मंत्रों की बारीकियों को देखकर हैरान रह गया। इसीलिए इस किताब का नाम नेवर एंडिंग रखा गया। शुरुआत में मलिन को पहले से लेकर तीसरे स्तर तक के इन मंत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि किताब में इतने सारे विस्तृत मंत्र देखकर वह तुरंत उत्सुक हो गया कि मैट्रिक्स को अपने मूल डेटाबेस के लिए बड़ी संख्या में मंत्रों की आवश्यकता है। डेटा एकीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मलिन ने मैट्रिक्स को नेवरएंडिंग बुक में प्रदर्शित प्रत्येक मंत्र को रिकॉर्ड करने दिया। मलिन की ही तरह लगभग सभी घुमंतु जादूगर कभी ना खत्म होने वाली किताब में बताए गए मंत्रों को रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ ज्यादा चतुर घुमंतु जादूगर ज्यादा पाने के लालच में नहीं थे, उन्होंने बस उन मंत्रों को रिकॉर्ड कर लिया जो भविष्य में आगे बढ़ने की तैयारी के तौर पर उनके लिए उपयुक्त थे। ये देखकर कि लगभग सभी जादूगर मंत्रों को रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जादूगर रिंड मुस्कुराया। हम अपने लक्ष्य का कम से कम आधा हिस्सा हासिल कर चुके हैं। इन घूमते जादूगरों को मंत्र मिल जाने के बाद वे शेडिसन कबीले को कोई परेशानी नहीं देंगे। लेकिन हमें डोरेट कबीले से सावधान रहना होगा, उन पर कड़ी नजर रखनी होगी। मुझे अंदाजा है कि डोरेट कबीला इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जादूगर रिंड ने भीड़ में मौजूद डोरेट कबीले के जादूगरों पर भी कड़ी नजर रखी। अध्याय 249 अराजकता आई। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। भीड़ में शिरीन, हया और बाकी लोग हवा में तरह तरह के मंत्रों को दर्शा रही उस कभी न खत्म होने वाली किताब से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनके चेहरे पर घोर आश्चर्य था। ये सचमुच कभी न खत्म होने वाली किताब है। इनमें से कुछ मंत्र तो कुलों में भी उपलब्ध नहीं हैं। नेवरएंडिंग बुक वाकई अद्भुत है क्योंकि इसमें इतने सारे मंत्रों को इतने व्यापक तरीके से दर्ज किया जा सकता है। कोई भी स्पेल कास्टर कबीला जिसके हाथ नेवरएंडिंग बुक लग जाए, वह अविश्वसनीय गति से विकसित होगा और अंततः उन स्पेल कास्टर संगठनों के बराबर भी हो सकता है। यह इतना आसान नहीं है। जादूगर संगठनों के पास हजारों सालों से संचित एक सतत विरासत है। मंत्र तो बस इसका एक हिस्सा हैं, इसके अलावा रनोलॉजी, कीमिया, औषधियां और बाकी सब भी हैं। इस संपूर्ण विरासत के बिना कोई भी जादूगर संगठन के बराबर नहीं हो सकता। शिरीन ने हवा में लगातार जादू दिखाती हुई नेवरएंडिंग बुक को घूरा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे स्पेल कास्टर संगठनों की अंदरूनी कार्यप्रणाली की गहरी समझ थी। कोई भी व्यक्ति केवल नेवरएंडिंग बुक या किसी शक्तिशाली व्यक्ति के भरोसे स्पेल कास्टर संगठन नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, स्टलिंग हाउस भले ही अभी बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वह पूरी तरह से महान जादूगर स्टलिंग पर टिका हुआ था। उसके मरते ही स्टलिंग हाउस की प्रतिष्ठा तुरंत धूमिल हो जाएगी, क्योंकि स्टलिंग हाउस ने स्पेल कास्टर संगठनों की तरह व्यापक और विविध विरासत नहीं बटोरी थी। इसके अलावा स्पेल कास्टर्स संगठन स्पेल कास्टर्स की विरासत थे और उनकी शक्ति का प्रकटीकरण तो बस एक पहलू था। इन विरासतों के बिना स्पेल कास्टर्स संगठन का अस्तित्व ही नहीं होता। मोल्टा साम्राज्य के युग से ही स्पेल कास्टर्स की अधिकांश विरासतें वास्तव में लुप्त हो चुकी थीं। वर्तमान स्पेल कास्टर्स मोल्टा साम्राज्य के युग से बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि वह स्पेल कास्टर्स का स्वर्णिम युग था। शिरीन ने अपने पास खड़ी एमा पर एक नजर डाली और पाया कि एमा ने नेवरएंडिंग बुक के मंत्रों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, लेकिन वह किसी और चीज में व्यस्त लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें लगातार भीड़ में कुछ खोज रही थीं। शिरीन ने हल्के से सिर हिलाया। वह जानती थी कि एम्मा डार्क मैजिक क्षेत्र की उस शिक्षिका को ढूंढ रही है। हालांकि ये निराशाजनक था, एम्मा की शिक्षिका शायद उत्तेजना के क्षण में खो गई थी। क्या इस शिक्षिका ने सचमुच एम्मा को गंभीरता से लिया था? एम्मा की लगातार खोज का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि एम्मा के चेहरे पर जिद्दी और दृढ़ अभिव्यक्ति के आधार पर शिरीन जानती थी कि एम्मा किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। इसके बाद शिरीन, हया और बाकी लोगों ने जल्दी से नेवरएंडिंग बुक से मंत्रों को रिकॉर्ड किया, विशेष रूप से वे जो उनके लिए उपयुक्त थे, जिन्हें उन्होंने पूरे ध्यान के साथ रिकॉर्ड किया। कभी न खत्म होने वाली किताब के प्रदर्शन के दौरान भीड़ इतनी शांत हो गई कि पिन गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। ज्यादातर जादूगर कभी न खत्म होने वाली किताब के प्रदर्शन से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। केवल कुछ ही जादूगरों ने, जिनके चेहरे पर गरिमा में भाव और पैनी नजर थी, कभी न खत्म होने वाली पुस्तक को नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय उन्होंने शेडिसन कबीले के जादूगरों का लगातार मूल्यांकन किया।
कभी न खत्म होने वाली किताब। अब समय है, शुरू करो। भीड़ में जादूगर रेमुंडो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, जिसने हल्के से अपना हाथ हिलाया। बूम! तुरंत ही पवन तत्वीय उतार चढ़ाव का एक प्रचंड झोंका सीटी बजाती आंधी में बदल गया, जो जादूगर रिन की ओर बह गया। इस अचानक घटना ने भीड़ में अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन शेडिसन कबीला तुरंत तैयार था। कई जादूगर नेवरएंडिंग बुक और रिंड के सामने आगे बढ़े, उनके शरीर पृथ्वी तत्वीय उतार चढ़ाव की लहरों से चमक रहे थे क्योंकि वे एक पृथ्वी प्रकार का रक्षात्मक मंत्र डाल रहे थे। दर्जनों जादूगरों ने मिलकर एक ही पृथ्वी प्रकार का जादू किया और पृथ्वी के तत्वों में उतार चढ़ाव भयावह थे। लगभग पूरा आकाश मिट्टी के पीले रंग में बदल गया, जो एक प्रभावशाली दृश्य था। डोरेट कबीले ने अपनी चाल चल दी है। जैसे ही उन्होंने आकाश और धरती पर जादू का साया देखा, भीड़ में मौजूद अनगिनत जादूगर अचानक विद्रोह करने लगे। यहाँ तक कि जादूगर रिन ने भी डोरेट कबीले के मुखिया जादूगर रायामुंडो को देखा, जो भीड़ में छिपा हुआ था। इसलिए जादूगर राइन ने हाथ हिलाकर कभी न खत्म होने वाली किताब को अपने पास रखने की तैयारी कर ली। वह डोरेट कबीले के हमले के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं हुई। शेडिसन के अनगिनत जादूगरों ने भी तुरंत जवाब दिया था। इस समय हमला करना पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जादूगर राइन ठंडी हंसी हंसा। उसने देखा कि घूमते हुए जादूगरों की भीड़ ने कोई हरकत नहीं की। इससे पता चलता था कि उसके द्वारा कभी न खत्म होने वाली किताब के प्रदर्शन का मनचाहा असर हुआ। चूंकि उन्होंने पहले ही मंत्र प्राप्त कर लिए थे, इसलिए ज्यादा घूमते हुए जादूगर नहीं थे जो शेडिसन कबीले पर हमला करने के लिए डोरेट कबीले में शामिल होने का जोखिम उठाने को तैयार होते। यदि केवल डोरेट कबीला ही हमला कर रहा था, तो जादूगर रिन को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जादूगर मिवेडोर, जादूगर ओसाली, अब हमला करो। हर आने वाले दुश्मन का सफाया करो और किसी को मत छोड़ो। जादूगर राइन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके पूरे शरीर पर एक भयानक जानलेवा इरादा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने आदेश दिया, दो जादूगरों ने दहाड़ना शुरू कर दी और जादूगरों का एक झुंड शेडिसन मनों से बाहर निकल आया। पल भर में धरती हिला देने वाले मंत्र भीड़ में मौजूद डोरेट कबीले के जादूगरों पर निर्देशित हो गए। आसमान में अनगिनत मंत्रों का प्रभाव था, जिससे इधर उधर लगातार चीख पुकार मची हुई थी। शेडिसन मैनर के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। इस संघर्ष में न उलझने के लिए कई घूमते हुए जादूगर अब तक पीछे हट चुके थे। ऐसी झड़प में किसी को लापरवाही के एक पल में एक जादू लग सकता है, जिसके बाद उस पर दर्जनों जादुओं का हमला हो सकता है। यहाँ तक कि तीसरे स्तर का जादूगर भी बिना किसी चोट के बच निकलने की इतनी गारंटी नहीं रखता। कभी न खत्म होने वाली किताब छोड़ दो। जैसे ही रिन कभी न खत्म होने वाली किताब को अपने पास रखने ही वाला था, अचानक एक आदेश गूंजा। उसके बाद संघनित वायु तत्व से बनी एक विशाल हथेली आकाश से नीचे आए और जादूगर रिन को फंसा लिया। उसके पत्थर जैसे दबाव से जादूगर रिन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक चौथे स्तर का जादूगर। रिन जोर से चिल्लाया। इतना भयानक जादू, इसमें कोई शक नहीं था कि चौथे स्तर का जादू किया गया था। इसके अलावा रिन के चौथे स्तर के जादूगर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन था कि ये दूसरी तरफ से आया हुआ कोई चौथे स्तर का जादूगर ही था। टकराना। संघनित वायु तत्व से निर्मित विशाल ताड़ का पेड़ कभी न खत्म होने वाली किताब की ओर झपटा। लेकिन एक ही पल में शेडिसन मैनर के भीतर से आग की एक प्रचंड लपट ने आधे आकाश को जगमगा दिया, मानो आकाश अचानक आग की लपटों में घिर गया हो। आग की लपटें भड़क उठीं और पलक झपकते ही जादूगर रिन के पास पहुंच गईं। लाल लपटें तेजी से ऊपर उठीं और फैल गईं। उनकी प्रचंड शक्ति बढ़ती गई और विशाल पवन तत्व ताड़ से बेरहमी से टकराए। ये दोनों ही चौथे स्तर के मंत्र थे और इनका आपस में जबरदस्त टकराव हुआ। अग्नि तत्व और वायु तत्व का प्रचंड प्रकोप चारों दिशाओं में फैल गया और जल्द ही चारों ओर का वातावरण पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। कुछ भटकते जादूगर, जो समय रहते बच नहीं पाए, आग की लपटों और हवाओं की चपेट में आकर मारे गए। उनके शरीर पल भर में चूर चूर हो गए और फिर आग की लपटों में राख हो गए। ये चौथे स्तर के मंत्रों की शक्ति थी, जो तीसरे स्तर के मंत्रों की सीमाओं से कहीं आगे थी। ये शक्ति की एक पूरी छलांग थी। आखिरकार डार्क मैजिक क्षेत्र में चौथे स्तर के जादूगर अपने टावर खुद बना सकते थे। उनकी ऊंची हैसियत चौथे स्तर से नीचे के जादूगरों से जमीन आसमान का अंतर थी। हे बूढ़े साथी, तुम इतने सालों से शेडिसन मैनर में छिपे रहे, ये सोचने के लिए कि तुम मर नहीं गए हो। प्रचंड आग और तूफान के बीच एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया और शेडिसन मैनर में एक आकृति को देखकर आंखें सिकोड़ रहा था। ओबेक, अगर तुम जैसी बुरी चीज अभी तक नहीं मरी है, तो मैं कैसे मर सकता हूं? शेडिसन मैनर के अंदर से एक हृष्ट पुष्ट बूढ़ा जादूगर धीरे धीरे बाहर आया। ये शेडिसन कबीले का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, चौथे दर्जे का जादूगर गिल। जादूगर गिल के प्रकट होते ही शेडिसन कबीले के जादूगरों के चेहरों पर गर्व के भाव उभर आए। अपने कबीले में जादूगर गिल की बहुत प्रतिष्ठा थी।
पहले, जादूगर गिल 2 चौथे स्तर के जादूगरों का बिना किसी बाधा के सामना कर सकता था और इसी कारण टॉले शहर में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इसलिए, भले ही वह लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था, फिर भी अन्य लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, और यहाँ तक कि जादूगर उबिक के चेहरे पर भी आशंका थी। गिल, मुझे कभी न खत्म होने वाली किताब दे दो, यह ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे शेडिसन कबीले के पास हो। जादूगर यूबिक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसकी ज्वलंत आंखें कभी न खत्म होने वाली पुस्तक पर टिकी थी जो इस समय जादूगर गिल के हाथों में थी। जादूगर गिल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नेवरएंडिंग बुक की ओर एक उलझन भरी नजर डाली और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ओबिक, नेवरएंडिंग बुक के मंत्र सार्वजनिक रूप से प्रकट हो चुके हैं। और चौथे दर्जे के जादूगर होने के नाते तुम्हें नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड की क्या जरूरत है? शायद डोरेट कबीले ने तुम्हें रिश्वत दी है, इसीलिए तुम शेडिसन कबीले के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो। ऐसे में मैं देखना चाहता हूं कि इन कुछ सालों में तुम असल में कितने आगे बढ़े हो। जादूगर गिल जादूगर यूबिक से बिल्कुल भी नहीं डरता था और उसका स्वर गंभीर था। हा गिल, तुम जनता को गुमराह करना बंद करो। नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में नेवरएंडिंग बुक के दूसरे खंड और यहां तक कि तीसरे खंड की भी जानकारी है। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ कुछ मंत्र साझा करने से तुम नेवरएंडिंग बुक के राज जान लोगे? भीड़ में से एक और जादूगर निकला, जिसने हल्के चांदी के रंग का वस्त्र पहन रखा था। जादूगर गिल को चांदी के वस्त्र पहने इस जादूगर को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उल्टे, उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं और वह ठंडी हंसी हंसा। सिबिस, तुम आखिरकार प्रकट हो ही गए। मुझे डर है कि सिर्फ तुम दोनों ही काफी नहीं होंगे। जादूगर गिल के चेहरे पर एक घमंडी भाव उभर आया। वह जादूगर सबिस के लिए बहुत समय से तैयार था, क्योंकि सबिस डोरेट कबीले में चौथे दर्जे का एकमात्र जादूगर था, और वह इस मौके को हरगिज नहीं चुकेगा। जैसी कि उम्मीद थी, सबिस आखिरकार आगे आया और उसने जादूगर यूबिक के साथ मिलकर काम किया। चौथे स्तर के 2 जादूगरों का सामना करने से जादूगर गिल पर कुछ दबाव जरूर पड़ेगा। हालांकि, चौथे स्तर के 2 जादूगरों का दबाव जादूगर गिल को चिंतित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह वास्तव में जादूगर सबिस की बात से चिंतित था, जो उसने कहा था कि नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड में नेवरएंडिंग बुक के दूसरे और तीसरे खंड के सुराग मौजूद हैं। चाहे ये सच हो या ना हो, एक बार डोरेट कबीले द्वारा इसकी खुलेआम घोषणा हो जाने के बाद, यूबिक निश्चित रूप से आज सामने आने वाला अकेला चौथे स्तर का जादूगर नहीं होगा। कुछ दिन पहले टॉले शहर आए चौथे स्तर के जादूगर अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। वे हर पल क्या हो रहा है, इस पर नजर रख रहे थे और हमला करने का सबसे अच्छा समय चुन रहे थे। जादूगर गिल को यही बात सच में परेशान कर रही थी। उसे नहीं लगता था कि डोरेट कबीले की एक घोषणा से शेडिसन कबीले की योजना बर्बाद हो जाएगी। शेडिसन कबीला अब सचमुच खतरे में था। अध्याय 250, अराजकता 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा। हया एमिली, चलो जल्दी से और दूर चलें। यहाँ बहुत खतरा है। शिरीन ने उस अराजक दृश्य को देखा और उसके दिल में कुछ कसक सी उठ गई। 2 बड़े जादूगर कुलों के बीच अब एक झड़प चल रही थी, और यह पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर और यहाँ तक कि चौथे स्तर के जादूगरों के बीच की लड़ाई थी। ये भयानक था। अगर वे सावधान नहीं रहे और लड़ाई के बाद की स्थिति में फंस गए, तो उनमें से कोई भी अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए, युद्ध से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी होगी। ये देखकर कि एम्मा हिली नहीं, उसका चेहरा अभी भी आशा से भरा हुआ था, शिरीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एम्मा, तुम्हारा गुरु डार्क मैजिक क्षेत्र का एक जादूगर है, शायद वह टॉले शहर आया ही नहीं है। हालांकि नेवरएंडिंग बुक के पहले खंड ने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन ये जादूगर संगठनों के जादूगरों को परेशान नहीं करेगा। तुम मेरे पीछे मेरे कबीले तक चलो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। एम्मा की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुरा उठी। बहुत बहुत शुक्रिया, जादूगरनी शिरीन। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसके बाद एम्मा शिरीन के पीछे चली गई और वे धीरे धीरे शेडिसन मैनर से दूर चले गए। मलिन, क्या हुआ? लॉरेंका ने मलिन से धीरे से पूछा, उसके चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव था। मलिन ने अपनी नजरें हटा लीं। उसे लगा कि उसने किसी अनजान से पल में कोई जानी पहचानी आकृति देखी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वे कौन हैं। जब उसने उस व्यक्ति को ढूंढना चाहा, तो वे पहले ही गायब हो चुके थे। ये कुछ भी नहीं है। मलिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसकी नज़र शेडिसन और डोरेट कबीले के जादूगरों पर पड़ी। इस समय, हालांकि डोरेट कबीले के पास 2 चौथे स्तर के जादूगर थे, जादूगर गिल के आसपास होने से कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। मलिन देख सकता था कि जादूगर गिल असाधारण आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह कोई साधारण चौथे दर्जे का जादूगर नहीं था। हालांकि, मलिन जानता था कि शेडिसन कबीला अब खतरे में है, क्योंकि यह खबर फैलने लगी थी कि नेवरएंडिंग किताब के पहले खंड में दूसरे और तीसरे खंड के बारे में सुराग छिपे हैं। ये बात सच हो या ना हो, ये कुछ घुमंतु जादूगरों की दिलचस्पी जगाने वाली थी।
इसलिए भीड़ में कुछ तृतीय स्तरीय जादूगर थे जिनकी नजरें शेडिसन कबीले के जादूगरों की भीड़ की ओर अस्थिर रूप से घूम रही थीं। शायद ये तृतीय स्तरीय जादूगर इन दोनों कबीलों के बीच युद्ध के चरम पर अपनी चाल चलेंगे। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि चौथे स्तर के जादूगर अभी तक सामने नहीं आए थे। अगर उन्होंने अपनी चाल चली तो जादूगर गिल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उनसे लड़ना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। यही असली संकट था जो अभी तक शांत था। जादूगर राइंड और जादूगर गिल को शायद इसका अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मलिन, क्या कबीले के मुखिया और जादूगर गिल अब खतरे में हैं? लॉरेंका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हल्के से झपकाईं और अचानक मलिन से प्रश्न किया। मलिन ने उसे देखा और बिना कुछ कहे खुद से बुदबुदाया, फिर उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कभी ना खत्म होने वाली किताब ऐसी चीज नहीं है जिसे शेडिसन कबीला लंबे समय तक अपने पास रख सकेगा। मलिन की बातों का मतलब समझकर लॉरेंका का चेहरा काला पड़ गया। शेडिसन कबीला कभी न खत्म होने वाली किताब पर कब्जा करने पर तुला हुआ था और हालांकि उन्होंने किताब में दिए गए मंत्रों का खुलासा कर दिया था, फिर भी वे उसे अपने पास रखना चाहते थे। यही वजह थी कि अब वे खतरे में थे। हालांकि लॉरेंका तो बस मलिन की दासी थी। हालांकि लॉरेंका को मलिन के पिछले कामों के बारे में कुछ कुछ पता था, और यह भी कि उसकी वर्तमान क्षमताएं उसके कुल के सबसे शक्तिशाली जादूगर गिल से कमतर नहीं थी, फिर भी वह मलिन से कोई अनुग्रह नहीं मांग सकती थी। वह अपने हृदय में केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी कि उसका वंश इस आपदा को टालने और इस संकट से उबरने में सक्षम हो। जादूगर यूबिक, अपनी चाल चलो। हमारे समझौते के अनुसार कभी ना खत्म होने वाली किताब तुम्हारी है, लेकिन जादूगर गिल को मरना होगा और शेडिसन कबीले का नाश होना होगा। डोरेट कबीले के जादूगर सबिस के चेहरे पर एक ठंडा भाव था, क्योंकि उसके चारों ओर हिंसक तात्विक उतार चढ़ाव उठ रहे थे। वह अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल करने और जादूगर गिल से अपनी पूरी क्षमता से लड़ने के लिए तैयार था। जादूगर यूबिक ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए, उसकी आंखें जादूगर गिल के हाथ में कभी न खत्म होने वाली किताब को लालच से निहार रही थीं। हवा का एक तेज झोंका अचानक उसके शरीर पर छा गया और उसने हाथ हिलाते हुए भारी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, डार्लिंग, मार डालो। फुश! भीड़ में से एक काली परछाई चमकती हुई निकली और सीधे जादूगर गिल की ओर बढ़ी। ये जादूगर यूबिक का कीमियागर प्राणी था, जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था ताकि अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका सके और एक अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सके। मारना। जादूगर यूबिक के कीमिया प्राणी के हमले के बाद जादूगर सबिस ने एक उंगली बढ़ाई और एक पल में बर्फ के क्रिस्टल की धाराएं प्रकट हुईं और तेजी से जम गईं, जादूगर गिल की ओर बढ़ रही थीं। आग। जादूगर गिल का भाव शांत था। चौथे स्तर के दो जादूगरों और कीमियागर प्राणी को घूरते हुए उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसका शरीर पृथ्वी के तत्वों के उतार चढ़ाव से झिलमिला रहा था, यह एक रक्षात्मक मंत्र था। इसके अलावा उसकी सूखी हुई उंगली के सामने आग के गोले तुरंत उठे, हवा को तब तक जलाते रहे जब तक कि वह विकृत न हो गई। इन तीनों चतुर्थ स्तरीय जादूगरों की हर चाल में जबरदस्त शक्ति और अद्भुत विनाशकारी शक्ति थी। किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। यह एक सच्चा युद्ध था और एक बार उनके जादू का असर हुआ तो युद्ध के किले भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। केवल चौथे स्तर के जादूगर ही सच्चे रूप से शक्तिशाली माने जा सकते थे। उनके मंत्र नौमियों के सबसे शक्तिशाली सैन्य हथियार युद्ध किलों को भी बेअसर कर सकते थे। राइंड, तुम्हारा शेडिसन कबीला आज भाग्य से बच नहीं पाएगा। मार डालो। डोरेट कबीले का मुखिया जादूगर रेमुंडो इस पूरे समय रिंड को घूर रहा था। अब जबकि चौथे स्तर के जादूगरों ने अपना महायुद्ध शुरू कर दिया था, उसने अचानक एक हाथ से इशारा किया और सैकड़ों जादूगर उन्मत्त होकर अपने मंत्र पढ़ने लगे। ये जादूगर कबीलों के बीच का युद्ध था और मलिन ने अब तक जो भी देखा था वह सबसे शानदार दृश्य था। उस समय फ्लोटिंग सिटी में वीस और राइट कबीले के बीच हुआ युद्ध भी आज के दृश्य जितना प्रभावशाली नहीं था। इसे सचमुच युद्ध कहा जा सकता है। शायद ब्लैक मून साम्राज्य और प्रकाश साम्राज्य के बीच हुआ कसाईखाना युद्ध भी ऐसा ही रहा होगा। जादूगरों के बीच बेतहाशा हमले भड़क उठे और प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, यहाँ तक कि तृतीय स्तर के जादूगर भी ऐसे युद्ध में नगण्य और असहाय दिखाई दिए। पूरा शेडिसन मनो युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। इस बार डोरेट कबीले की तैयारी काफी थी। उन्होंने अपने कबीले की पूरी ताकत जुटा ली थी। इसके अलावा उन्होंने ये खबर फैला दी थी कि नेवरएंडिंग बुक के दूसरे और तीसरे खंड पहले खंड के जरिए मिल सकते हैं और इस तरह कुछ तीसरे स्तर के जादूगर बस अपनी चाल चलने के मौके का इंतजार कर रहे थे। इसलिए इस समय शेडिसन कबीले को भारी खतरा नजर आ रहा था। कई जादूगर उन जादुओं की चपेट में आ गए जो पूरे आसमान में बेतहाशा उड़ रहे थे और शेडिसन कबीले में जादूगरों की संख्या तेजी से कम होने लगी। इसके विपरीत मलिन इस सब से बेपरवाह था, लेकिन लॉरेंका का रंग कुछ फीका पड़ गया था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आंखों के सामने इतना क्रूर युद्ध होगा, और वह भी उससे बहुत करीबी रिश्ता रखने वाला। लॉरेंका के अलावा बाकी घुमंतू जादूगर जो शुरू में बस कभी ना खत्म होने वाली किताब की एक झलक पाने आए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतनी बेरहम लड़ाई देखेंगे।
उनमें से कई तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। पहले, दूसरे और यहाँ तक कि तीसरे स्तर के जादूगर, जो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इतनी आसानी से मारे गए। उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसने घूमते हुए जादूगरों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कोई और भी आगे बढ़ रहा है। मलिन, जो उस दृश्य की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि दो आकृतियां अचानक बाहर निकल आईं और उनके चारों ओर तेज तात्विक उतार चढ़ाव उभर रहे थे। एक था हिम तत्व का उतार चढ़ाव, दूसरा था अग्नि तत्व का उतार चढ़ाव। दोनों तत्वीय उतार चढ़ाव चतुर्थ स्तरीय जादूगरों की शक्ति पर थे। ये दोनों व्यक्ति जो अचानक बाहर निकल आए थे, चतुर्थ स्तरीय जादूगर थे। कभी न खत्म होने वाली किताब। जादूगरों में से एक, जिसका रूप वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, ने दहाड़ लगाई और लगभग तुरंत ही अग्नि तत्व आग की लपटों के एक विशाल समुद्र में बदल गया जिसने जादूगर गिल, जादूगर सबिस और जादूगर यूबिक को घेर लिया। उनका निशाना जादूगर गिल के हाथ में मौजूद कभी न खत्म होने वाली किताब थी। अचानक बाहर निकले दो जादूगर, जाहिर है, काफी देर तक भीड़ में छिपे रहे। ये देखकर कि जादूगर गिल, जादूगर यूबिक और बाकी लोगों में टकराव शुरू हो गया है, उन्होंने अपनी चाल चली। इस समय, चाहे जादूगर गिल हो या जादूगर यूबिक या फिर जादूगर सबिस, कोई भी अब हमले को रोकने में सक्षम नहीं था। वे अपनी पूरी ताकत से केवल अपने रक्षात्मक मंत्रों का प्रयोग कर सकते थे, जिससे दोनों जादूगर बिना किसी चुनौती के उस क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते थे। उनके सामने प्रकट होकर एक पवन प्रकार का मंत्र चलाकर जादूगर गिल के हाथ से कभी न खत्म होने वाली किताब छीन सकते थे। कभी न खत्म होने वाली किताब हवा में उड़ गई और उनके पीछे जोरदार आवाज के साथ गिरी। बर्फ। अचानक प्रकट हुए दोनों जादूगर एक साथ काम करते नहीं दिख रहे थे। इसके बजाय, वे एक दूसरे की ओर मुड़ गए और अपने अपने जादू करने लगे। दोनों ही कभी ना खत्म होने वाली किताब को छीनना चाहते थे। धिक्कार है, मेरी कभी ना खत्म होने वाली किताब। जादूगर उबिक का दिल गुस्से से भर गया। उसने और सबिस ने जादूगर गिल को धीरे धीरे वश में करने में बहुत ऊर्जा खर्च की थी। उसने शुरू में सोचा था कि वे बिना किसी परेशानी के कभी ना खत्म होने वाली किताब हासिल कर लेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये दो रहस्यमयी लोग उसे इतनी आसानी से छीन लेंगे। हालांकि, उबिक बहुत दूर था। उससे पहले ही, दो रहस्यमयी जादूगरों ने आपस में भिड़ंत शुरू कर दी थी, और हर कोई कभी ना खत्म होने वाली किताब को छीनने के लिए अपने अपने जादू कर रहा था। कभी ना खत्म होने वाली पुस्तक को एक बार फिर पवन प्रकार के जादू द्वारा उड़ा दिया गया और उसे हवा में बुरी तरह उछाल दिया गया, इससे पहले कि वह चौथे स्तर के जादू टोने करने वालों के बीच जमीन पर गिर पड़े। थप्पड़। कभी ना खत्म होने वाली किताब जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही चौथे स्तर के ये जादूगर आगे बढ़कर उसे पाने के लिए लड़ने वाले थे, उन्होंने एक सुंदर महिला को देखा, जिसका शरीर दुबला पतला था और सुनहरी चोटी थी, और उसने मोटे चमड़े के जूते पहने हुए थे, जो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां कभी ना खत्म होने वाली किताब गिरी थी। उस खूबसूरत औरत के सिर पर एक अजीब सी काली टोपी भी थी जिसमें एक पंख लगा हुआ था। भावशून्य चेहरे के साथ, उसने शांति से अपने पैरों के पास पड़ी, कभी ना खत्म होने वाली किताब पर नजर डाली, फिर सिर उठाकर उस समूह की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।